मेरे हाथ से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अम, मेरा नाम एहसन अब्बास है। अबू मुर्तज़ा के नाम से काफ़ी लोग जानते हैं मुझे। और मैं भी आप ही लोगों की तरह इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूँ। और शुरुआत तो मेरी जो है एक्चुअली रियल एस्टेट से हुई थी। अम, फिर उसके बाद जो है वक्तन फ़वक्तन मैंने इन्वेस्टमेंट की स्टॉक्स में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहले काम किया। और मतलब एक जो होती है वाइब होती है कि भाई बड़ा अच्छा चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज। ये मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, हम मुझे तो खैर ईयर याद नहीं है फिलहाल, मगर बहुत अच्छा चल रहा था उसका स्टॉक एक्सचेंज। ये जो इससे पहले 55,000 से भी पहले की बात कर रहा हूँ मैं। 2000 मतलब 1900s के अंदर, 1990s के अंदर बात कर। एनीवे, इन्वेस्टमेंट की और बिल्कुल कुछ नहीं पता था और काफी लॉसेस हुए। फिर उसके बाद सऊदी अरब आ गया 17-18 साल से। अच्छा, इनिशियली जो है मुझे बिल्कुल मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने कोशिश ही नहीं की पढ़ने की, क्योंकि शुरू से जो है रियल एस्टेट में मैंने काम किया। और मतलब वही उसी में कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे बना रहा था। और जो भी यहाँ पर सेविंग थी वो भी इस वजह से वालदा की मरूने मिन्नतें, मैं सऊदी अरब रह रहा था। तो उन्होंने मुझसे जो है ना फोर्स बुकिंग करवाई एक अपार्टमेंट की। और मैंने कहा ये क्या कर रही है, मैंने अभी तो जॉब शुरू नहीं की। इससे पहले मैं दुबई में 1-1.5 साल काम किया था। एनीवे, मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ ताकि ये आपको आइडिया हो। तो खैर उन्होंने बुक करवा दिया, मैं पेमेंट करता रहा। फिर एक छोटा मोटा प्लॉट था वो, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट। मगर मैंने पढ़कर नहीं पढ़ा नहीं इस बारे में कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है या इन्वेस्टमेंट क्या है। तो फिर जो है थोड़ा बहुत जो है ना यूट्यूब के सहारे, क्योंकि मेरे पास कोई मेंटर नहीं था। और मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो पहली बात है, जो चीज़ें होती थी वो किसी न किसी मकसद से थी। खैर खुद कोशिश की, पढ़ना शुरू किया। और समझ में आता गया। फिर मसला ये था, कोई सपोर्ट ग्रुप नहीं था। तो ये जो है शेयर्स की जो कम्युनिटी है, पहले ये एक ग्रुप होता था तासी के नाम से। इससे पहले एक वसीम भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं, उन्होंने एक ग्रुप स्टार्ट किया था, उसमें मैंने ज्वाइन किया पीएसएक्स के हवाले से, आरडीए के हवाले से। फिर उसके बाद एक ये ग्रुप बनाया, उसके बाद ग्रुप बनता गया, वो लोग जुड़ते गए माशाल्लाह। और मेरी लर्निंग होती गई और मैं साथ में जो है ना, मतलब अब जो है एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई है माशाल्लाह। और काफ़ी स्टॉक एक्सचेंजेस को कवर कर रहे हैं। और अगेन बात यह है कि फोकस जो है अब चेंज होता जा रहा है। पहले जो है एक रियल एस्टेट में था, फिर उसके बाद सऊदी तदावुल ग्रुप में इन्वेस्टमेंट की, पीएसएक्स में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट रखी 20 सालों से। तो वो चेंज होते 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 अब जो है ना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो रहा है। अच्छा, ये जो है ये टॉपिक जो है ये नया नहीं है। और कई लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन होगी। मगर ये जो बात है कि इसकी इनविटेशन काफ़ी लोगों को करी हुई है। बहुत सी हाउस वाइफ्स, हो सकता है कि कुछ जो यंग बॉयज़ हैं वो ज्वाइन कर रहे हों, और बहुत से लोग जो है इसको देख रहे हों। तो बताने का मकसद ये है कि हमने जो है अपने यूट्यूब के ऊपर जो है इससे पहले जो हमारे सेशन हुए उसकी भी रिकॉर्डिंग की हुई है। और एक इन्वेस्टमेंट के नाम से एक जनरल टाइटल बनाया हुआ था। जनरल टाइटल इस तरह से बना हुआ था कि उसके अंदर हमने बताया था कि कौन कौन सी एसेट क्लासेस होती हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गोल्ड एंड सिल्वर जो है एक कमोडिटी के अंदर आती है, ये एक एसेट क्लास है। इससे पहले हम ईटीएफ कवर कर चुके हैं, इससे पहले हम म्यूचुअल फंड कवर कर चुके हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमारे पास फंडामेंटल्स के हवाले से हमने कवर किया है। टेक्निकल एनालिसिस के हवाले हवाले से हमारे पास 3-4 एक्सपर्ट्स की जो है बहुत अच्छी अच्छी जो है ट्रेनिंग्स मौजूद हैं। तो ग्रुप जो यूट्यूब का लिंक है वो शेयर हो जाएगा आप लोगों से। तो कहने का मकसद है, दिस इज नॉट द ओनली थिंग, और दिस इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। और आप देखेंगे आगे मैंने इसमें पॉइंट्स कुछ रखे हुए कि जो आप लोगों को सोचने में मदद देंगे कि भाई
क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना एक लेकर चल रहे होते हैं कि यार हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और स्टॉक्स के अंदर हम बहुत अच्छा पैसे बना रहे हैं, माशाल्लाह बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। मगर बात ये है कि जब स्टॉक एक्सचेंज बैठती है ना, तो उस वक्त जो है पैसा बनाना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त भी बहुत से लोग पैसे बना रहे होते हैं, आई डू एग्री ऑन दैट वन। मगर बात ये है कि आपकी जो वो रिटर्न्स हैं हो सकता है वो ना रहे। फिर दूसरी बात ये है कि आप की बात जो है, आपकी लेगेसी क्या है। एक बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, हमारी अभी रिसेंटली एक कॉफी ही पे मीटिंग हुई थी, कॉफी शॉप पे। तो उन्होंने कहा यार एहसन भाई, मैं तो स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा जबरदस्त टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत अच्छी मेरी कमाई हो रही है, तो वाई आई डाइवर्सिफाई माई सेल्फ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, मगर ये बताएं कि आपकी लेगेसी क्या है। खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाए और आप अल्लाह को प्यार हो जाए, या कोई और ऐसी चीज हो कि कोई डिसेबिलिटी हो या कोई और चीज हो कि जिससे आप जो है वो कमा ना पाए स्टॉक्स के अंदर, तो फिर क्या होगा। आपकी फैमिली का जो लाइफ स्टाइल इतना अच्छा बना हुआ है क्योंकि आप अच्छे रिटर्न्स ले रहे हैं स्टॉक मार्केट से, तो जाहिर बात है आप आपके एक्सपेंडिचर्स भी होंगे। तो अगर आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक्स के अंदर ही लगी हुई है, तो क्या होगा। तो एकदम से वो जरा से शॉक हुए, मतलब ऑब्वियसली उन्होंने फील किया होगा कुछ ना कुछ, और उनके फेस पे भी वो आसान नमूदार हुए। तो खैर मैंने ज्यादा चीजें प्रेस नहीं की। और अगेन बात ये होती है कि देखें, अगर आप किसी चीज से कंफर्टेबल हैं और आपके पास पूरी स्ट्रेटेजी मौजूद है, तो मैं हु एम आई के आपको जो है मैं ये मतलब उस चीज से मना करूं। अगेन हम लोगों का मकसद सिर्फ ये है कि एक आपको वेन्यू दे देना, ये एक इंफॉर्मेशन पहुंचा देना। इतने सालों से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था, मैंने सुकूक में, बॉन्ड्स के अंदर और बहुत सी जगहों पे इन्वेस्टमेंट की। जब भी गोल्ड सिल्वर की बात आती थी मेरे ध्यान में आता था यार ये फॉरेक्स है, और फॉरेक्स में जो ना कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस पे काम होता है, सीएफडी, जरा सी डिफिकल्ट टर्म है। मगर वो जो है ना बहुत से लोग शरिया कंप्लाइंट नहीं समझते, तो बहुत से लोग कहते हैं कि कोई मसला नहीं। एनीवे तो मेरे जहन में वो आता था, और फिर जो है ना अब रिसेंटली जो हमने इसके ऊपर वर्किंग आउट की और हमें पता चला कि भाई ये आप इसका आसान तरीका भी है और वो हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये तरीका है कि भाई फिजिकल और सिल्वर, फिजिकल ले लिया, गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, मगर इसके अलावा भी और बहुत से ऑप्शन है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। मैं इसको चेंज करता हूँ। अच्छा जी, मैंने कोशिश किया है कि इसको बिल्कुल आसान करूं। मैं कोई हिस्ट्री का लेक्चर नहीं देना चाह रहा, मैं आपको किसी भी हवाले से लेक्चर नहीं देना चाह रहा, सिर्फ मैं आपको मुख्तलिफ चीजें उजागर करना चाह रहा हूँ, हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, ताकि ये कि आप लोग अपने हिसाब से, अपने जो सोच समझ है उसके हिसाब से फिर डिसीशन लें। तो देखें ये जो प्रेशियस मेटल हैं, ये जो गोल्ड एंड सिल्वर है, ये प्रेशियस मेटल कहलाते हैं। और ये जो है एक मतलब ये नई चीज नहीं है, ये 5,000 साल पुरानी हिस्ट्री है इसकी। और आप देखें तो मैंने यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स किए हुए हैं, और इसको ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी कि एशियन इजिप्शियन में जो है ना ये गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह और इसके जो है ना नवादरात बनती थी। फिर इसके बाद जो है जो मॉडर्न डे तुर्किया है, तुर्की कहलाता है, तुर्किया उसका नया नाम है। तो ये 550 बिफोर क्राइस्ट के अंदर लीडिया की जगह थी जहां पर उन्होंने एक गोल्ड कॉइन बनाना शुरू किए थे। फिर उसके बाद चलते 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 अब जो है ना, मैं असल में ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है फिएट करेंसी जो है वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये फिएट करेंसी का ज्यादा वो हुआ था। और ये जो ब्रिटेन वुड्स है 1944 में, इन्होंने ये किया था कि यूएस डॉलर को जो है ना डॉलर उससे गोल्ड से पैक कर दिया था, क्योंकि ये जो है एक जो है रिजर्व करेंसी बनाना चाह रहे थे, क्योंकि उस वक्त पूरे दुनिया के हालात खराब थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो एक जो है ना एक करेंसी आपको चाहिए थी ताकि आपस में जो है ट्रेड हो सके और सारी चीजें। तो डॉलर जो है ना उस वक्त जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, और ये $35 पर आउंस गोल्ड के हिसाब से बात हो रही है, उस वक्त ये इंट्रोड्यूस कराया था। मगर फिर 1971 में एकदम से शॉक लगा दुनिया को कि भाई यूएस ने कहा कि जी अब गोल्ड वोल्ड कुछ नहीं रहेगा इसके पीछे,
हमारी जो जबान है या हमारी जो वो बात है वही काफी है। और ये जो है ना यूएस डॉलर जो है ना, हम इसकी जगह जो है आपको यूएसडी ट्रेजरी बिल जो है ना वो इशू कर देंगे, और सारी कंट्रीज जो है ना वो ट्रेजरी बिल रखें, और हम जिम्मेदार हैं, हम आपको जो भी चीजें वो प्रोवाइड करेंगे। उस जमाने में फ्रांस और एक दो कंट्रीज और थे, उन्होंने फौरन अपना जो है ना गोल्ड वापस मंगवाया यूएस के पास जो रिजर्व था, और बाकी जो है नहीं मंगवा पाए। एनीवे, मगर उसके बाद से जो है ना जरा सा एक सिलसिला चल गया, और अभी हम देखेंगे कि जो सेंट्रल बैंक से, मुख्तलिफ दुनिया के सेंट्रल बैंक से, उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके जो है ना अपना गोल्ड का रिजर्व बढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर जो है रिसेंटली, मैं 5,000 ईस्वी की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रिसेंटली 2004 के अंदर फिर गोल्ड ईटीएफ भी इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए, और सिल्वर ईटीएफ भी है, वो हम फिर डिस्कस करेंगे कौन कौन से कैसे हैं। अच्छा, देखिए, ये जो इसकी हिस्ट्री है बहुत पुरानी है, और बात ये है कि गोल्ड और सिल्वर की जो ये ही क्यों यूज होते हैं। एक रॉबर्ट कियोसाकी इसको कहता है कि इट्स अ गॉड्स मनी, मतलब ये अल्लाह की मनी है। बाकी जो पेपर मनी है वो तो फिएट करेंसी है, वो फेक मनी कहलाता है। मतलब रॉबर्ट कियोसाकी के बकौल। तो बात ये है कि उसकी डेप्रिसिएशन होती जा रही है, मगर ये जो ऐसी चीज है, ये इसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती जा रही है। अच्छा, हम गोल्ड और सिल्वर ही क्यों यूज करते करेंसी के लिए, तो वो उसके बारे में ही लिखा हुआ है कि भाई इसकी ड्यूरेबिलिटी है, डिविजिबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी है, यूनिफॉर्मेबिलिटी है। इसके अलावा और भी मेटल्स हैं, मगर क्यों इस्तेमाल हुआ ओवर द पीरियड, वो इस वजह से हुआ। अब इसको डिटेल में जाएंगे तो फिर ये 2 घंटे का सेशन हो जाएगा। चार्ट मैंने दिखा दिए, आप पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो है, ये यहाँ पर ये बड़ा अच्छा सवाल मैंने किया है कि भाई ये जो गोल्ड का रेट था 1971 में अगस्त के अंदर क्या था, तो इसका सिंपल सा जवाब ये वो $35 था। और फिर ये जो है 1980 में $800 हो गया था, और अभी जो है ये $4,200 चल रहा है। यानी जो है करेंसी की डेप्रिसिएशन इतनी हुई है, गोल्ड वहीं पर है, यानी 1 आउंस गोल्ड वहां का वही है, मगर उसके को लेने के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ये करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, गोल्ड पैसे बढ़ नहीं रहे। आप उस तरह से भी समझ सकते हैं कि जी गोल्ड के पैसे बढ़ गए, मगर एक्चुअली करेंसी की डेप्रिसिएशन है। ये चीज समझने की बात है कि ओवर द पीरियड जो है करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, और इंशाल्लाह टाइम रहा तो मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा कि किस तरह से करेंसी जो है डेप्रिशिएट हो रही है। अच्छा, अम, आगे चलते हैं। तो लोग जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो मेटल में क्यों इन्वेस्ट करें। अगेन, ये वन ऑफ द वेन्यू है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, सिर्फ दिस इज नॉट द ओनली वेन्यू, ये आपको समझना है। अच्छा, ये हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है। यानी जो आपकी परचेजिंग पावर है, जैसे मैंने अभी बात की कि जी आपका डॉलर जो है, जो 1 आउंस के बदले जो आपको 1970 में, 1980 में जो चीज आती थी, अब वो चीज जो है वो कम गोल्ड देने पे जो है आपको आ जाएगी। या अगर आप 1 आउंस गोल्ड खरीदने जाएं तो आपको ज्यादा पैसे जो है ना खर्च करने पड़ रहे हैं। इसी तरह से सिल्वर का भी मामला है। और ये सेफ हेवन एसेट समझा जाता है। जियो पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं, तो ये जो है ना सेफ हेवन एसेट होता है। इसलिए एक चीज कम यूज होती है, काउंटर पार्टी रिस्क। तो इसमें कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। अब इसको मैं आसान लफ्जों में इस तरह से समझाऊं कि अभी जो है, देखिए, मैं किसी की साइड नहीं लेगा, सिर्फ मैं बताने की समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अभी रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, ठीक है ना। सिंपल क्या किया, यूएस ने जो है स्विफ्ट के अंदर जो है उसको ब्लॉक कर दिया, रशिया के एसेट ब्लॉक हो गए। अब उनके जो एसेट जो है डॉलर के अंदर मौजूद थे, तो वो तो सारे ब्लॉक हो गए ना। और वो अपने जो जो भी फॉरेन एक्सचेंज फंड्स जो उनके पास थे, वो तो सारे जो बाहर मुल्कों में थे, वो सारे ब्लॉक हो गए, वो यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। तो ये चीज जो है ना फ्लैग अप हुई। इसी तरह से कोविड के दरमियान भी ये चीजें फ्लैग अप हुई थी। तो ये जब भी बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं, तो ये चीजें फ्लैग होती हैं, तो लोगों को, यानी लोगों से मेरा जी कंट्रीज को समझ में आ रहा है कि भाई ये तो मतलब मैं एक टर्म यूज करूंगा, हो सकता है किसी को मुनासिब ना लगे, कि ये जो है डॉलर को वेपनाइज किया जा रहा है, कि डॉलर को आप लोगों को
ट्रेस करने के काम आ रहा है। वैसे तो ये रिजर्व करेंसी थी, इसको जो है ट्रेस के लिए इस्तेमाल होना था, मगर ये अब वेपनाइज भी हुआ हुआ है। तो इससे पहले भी मतलब 1980 में रेवोल्यूशन जो आया था ईरान का, तो उनके भी एसेट ब्लॉक हो गए थे इस तरह से। और भी मतलब अक्सर ये देखा गया है कि अगर यूएस को कोई चीज इंपोर्ट करानी होती है तो वो डॉलर को इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से अब जो है ना बहुत से कंट्री जो स्कूप हो गए और वो अपने रिजर्व थोड़े 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 बढ़ाते जा रहे हैं। और यूएस ट्रेजरी के जो बॉन्ड्स हैं वो कुछ सेल भी करते जा रहे हैं। ठीक है ना, एकदम से तो नहीं कर सकते क्योंकि फिर डॉलर इंडेक्स जो करेंसी है वो डाउन होगा, तो उनके जो ट्रेजरी बिल है वो भी नकारा हो जाएंगे, या उसका वो रिटर्न नहीं मिलेगा। तो हल्के 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 वो चीजें कम होती जा रही है। मैं बहुत ज्यादा अगर डिफिकल्ट करूं तो मुझे प्लीज आप लोग बताइएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो जानते हैं उनको भी बताऊं, और जो नहीं जानते उनके लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ से मिले। अच्छा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो है ये डाइवर्सिफिकेशन की काम आता है। आप स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, आप जो है बॉन्ड्स में काम कर रहे हैं, तो ये एक और ऑप्शन है मेटल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट का। गोल्ड और सिल्वर है, और भी दूसरे मेटल्स हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर डिमांड ड्राइवर्स क्या होते हैं कि जैसे इंडिया में त्योहार आते हैं, दिवाली आती है, और जैसे और दूसरे इवेंट्स आते हैं जहां पर गोल्ड के गिफ्ट दिए जाते हैं, गोल्ड बाय किया जाता है, तो वो एक होता है। चाइना के अंदर चाइनीज न्यू ईयर होता है, और दूसरे मतलब मुख्तलिफ ईद में अगर कुछ फैमिली के लिए बाय कर रहे हैं, तो इस तरह से जो है ना ये डिमांड ड्राइवर्स हैं जो कि साल साल से चल रहे हैं। तो डिमांड कहीं ना कहीं रहती है। प्लस ये कि सिल्वर की अब जो है डिमांड बढ़ गई है, हम आगे भी देखेंगे कि इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जो है ना बढ़ती जा रही है। गोल्ड तो है, गोल्ड की एक स्टोर्ड वैल्यू है, वो एक एज अ मॉनेटरी इस्तेमाल होता है, मगर सिल्वर जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल। आगे देख लेते हैं क्या की डिफरेंसेस हैं। देखिए वोलेटिलिटी जो है सिल्वर के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, इसीलिए जो है सिल्वर का इस साल यानी पिछले साल से जो अभी तक वो ज्यादा भागा है बनिस्बत जो है गोल्ड के। और सिल्वर की मार्केट असल में छोटी है। ठीक है, और इसको जो है ना ये भी कहा जाता है गोल्ड ऑन स्टेरॉइड, और इसको पुअर मैन गोल्ड भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, सिल्वर जो है आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, सोलर पैनल में, ये जो इलेक्ट्रिकल कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल कहलाती हैं, मेडिसिन, इसमें हर जगह जो है सिल्वर काफी ज्यादा यूज हो रहा है। अच्छा, गोल्ड का जो है ना इंडस्ट्रियल यूज है, मगर ज्यादातर जो है ना ये ज्वेलरी वगैरह और इसको जो है ना तिजोरियों में भरने के काम आता है गोल्ड। मगर सिल्वर का जो है ना दोनों चीजें होती है। तो आप ये देखें कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और साथ में सिल्वर जो है ना उसकी और भी चीजें अगर आप ये पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलते हैं कि आगे जो है बहुत अच्छी तरक्की होनी है, और हमें जो है ना ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, तो सिल्वर का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है ना। और अगर आप समझते हैं कि दुनिया खत्म हो रही है और मतलब ये करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर गोल्ड का बहुत अच्छा रोल है। तो ये चीज नहीं है कि आप एक चीज बाय करें दूसरी चीज ना बाय करें, तो आप दोनों चीजें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं एक और चीज अभी बताता हूँ, देखें लिक्विडिटी के हवाले से ये लिक्विड है। कहीं भी आप दुनिया में जाएंगे, हो सकता है कि कोई एक छोटी कंट्री का जो है वो आपसे करेंसी नोट एक्सचेंज ना हो, मगर गोल्ड और सिल्वर अगर आपके पास होगा तो वो रेडिली जो है ना एक्सचेंज करने के लिए हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज कहलाती है गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। तो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो जो हिस्टोरिक था वो यहाँ पर 15:1 लिखा हुआ है क्योंकि ये सबसे लोएस्ट था, वरना 20:1 चलता है। मगर अभी जो है ना ये चल रहा है 80:1। और ये 79 भी हो रहा है, और 81 भी हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि अभी बुल रन में है मार्केट गोल्ड और सिल्वर की। अच्छा, ये जो है एक हिस्टोरिक चार्ट है। देखिए ये सारी चीजें आपको चैट जीपीटी और जेमिनाई और हर जगह से आपको मिल जाएंगी। ये खाली भरने के लिए, स्लाइड्स भरने के लिए जो है ना ये किया हुआ है, तो इससे परेशान नहीं होइएगा और ये कोई बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये जो है रेशियोज जो है ये फर्क आ रहे हैं। ठीक है ना।
और ये क्या चल रहा था पहले, क्या किस हिसाब से रेशो चल रहा था? और अच्छा, रेशो को समझाने के लिए मैं आसान कर रहा हूँ कि अगर आपके पास 78 आउंस सिल्वर है तो उसकी जगह आपको 1 आउंस गोल्ड मिल जाएगा। ठीक है ना, ये रेशो को इस तरह से समझिए आप। तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि 80 का रेशो चल रहा है, तो वो 80 आउंस सिल्वर अगर आप एक्सचेंज करें तो आपको 1 आउंस गोल्ड मिल जाएगा। ठीक है, आगे मैं देखता हूँ। तो अच्छा, 1980 में क्या रेशो रहा है? वो ये रहा है कि भाई जब सिल्वर ने स्पाइक की थी, हंट ब्रदर्स का जो एक मामला चला था कि उन्होंने जो ना फ्यूचर में भी खरीदना शुरू कर दिया था, उन्होंने जो है स्पॉट प्राइस में भी मतलब लेना शुरू कर दिया था। खैर, ये मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, मगर ये जो है ना रेशियो चल रहा था। अभी देखिए 80:1 है, और ये उस वक्त जो है 1535 और 40 के करीब था। यानी 40 आउंस दें तो आपको 1 आउंस गोल्ड मिल जाएगा। ये 1980 की बात होगी। जिन साहब ने कैमरा ऑन किया बंद कर सकते हैं, कैमरे की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है अब 2011 में फिर दोबारा ये सिल्वर जो है शूट हुआ था। अभी हम सिल्वर के हवाले से बात करें, 1980 में सिल्वर जो है $50 के हिसाब से गया था, और 2011 में $50 के हिसाब से गया था। उस वक्त के जो है ना ये रेशोस क्या चल रहे थे वो देखें। अब यहाँ पर जो है एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर देता हूँ, क्योंकि ये चार्ट हमने देखे हैं, ठीक है ना, ये चार्ट हम देख रहे हैं। तो ये चार्ट लाने का मकसद ये है कि अगर ये 80:1 जो रेशो चल रहा है अभी, या 79 चल रहा है, अगर ये रेशो कम होता है तो क्या है? तो ये एक बड़े पते की बात है कि अभी जो है आप 80 आउंस की जगह जो है एक गोल्ड खरीद सकते हैं। मगर आपने फॉर इंस्टेंस ये 80 आउंस अपने पास खरीद कर रख लिए, हो सकता है कि लोगों की कैपेसिटी ना हो, वो कम खरीदें। मगर बात ये है कि अगर ये रेशियो घटता है ना, तो आपको जो है लेट से ये घटकर जो है लेट से 50 आउंस या 55 आउंस जाता है। यानी 55 आउंस अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो आपको 1 आउंस गोल्ड मिल जाएगा। यानी पैसे तो दोनों के बढ़ रहे हैं, सही है। मगर सॉरी, मगर उस वक्त जो है आपको कम सिल्वर देकर ज्यादा गोल्ड मिल जाएगा। तो अ, अगर कुछ लोग अगर खाली सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि उनको अगर गोल्ड मैसर नहीं है तो वो सिल्वर में भी इन्वेस्ट करके जो है ना, अगर रेशो गिरेगा तो उससे जो है वो ज्यादा गोल्ड ले सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर जैसे 80 आउंस के हिसाब से अगर आपने 1 आउंस गोल्ड लिया अभी चल रहा है, और अगर ये 40 का रेशियो चला जाता है तो फिर आपको 2 आउंस गोल्ड मिल सकता है। तो ये असल मकसद है इस रेशियो को समझने का, और इसके ऊपर आपको नजर रखनी है, क्योंकि इससे जो है गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू में भी चेंज आ सकता है। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो फिर बाद में हम क्वेश्चन एंड आंसर ले लेंगे। अच्छा, जो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो क्या मसला, वो क्या फैक्टर्स हैं? तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इंटरेस्ट रेट, ये जो यूएस इंटरेस्ट रेट है, ये साल में 10 से 11 जो इनकी मीटिंग्स होती हैं, या हो सकता है 12, वो आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, हर चीज अवेलेबल है इंटरनेट पे। मगर बताना मकसद है, पॉइंट आउट करना मकसद है। तो ये जो है ना इंटरेस्ट रेट अब गिरना शुरू हो गए कोविड के बाद। ये इंटरेस्ट कोविड में बहुत नीचे गिरे हुए थे रेट, और उसको गोल्ड अच्छा चल रहा था। अब जो है वो इंटरेस्ट रेट बीच में इन्होंने बढ़ाए थे, और अब जो है वो गिरना शुरू है। अब वो गिरना शुरू हुए हैं तो उसका भी गोल्ड पे इम्पैक्ट आएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, अगर आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है बैंक, तो लोग कहते हैं यार मेरा गोल्ड तो कुछ नहीं कर रहा, वो तो ऐसे ही लॉकर में बैठा हुआ है। तो इससे बेहतर ये है कि मैं बैंक में पैसा रखवा दूं और मुझे जो है ना वो रिटर्न मिले। तो वो चीज कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी अगर आपने गोल्ड बाय करके रखा हुआ है तो आप कितना जो है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अमाउंट लॉस कर रहे हैं। जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर 80% के रेट चल रहे थे जब ये पीक पे जा रहा था, और अब 11% के रेट चल रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको देखनी पड़ती है जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गोल्ड की जो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम होती जा रही है, क्योंकि देखिए गोल्ड तो डिविडेंड नहीं दे रहा आपको। गोल्ड कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ये कि आप करेंसी ही उसकी वक़्त ही कम होती जा रही है, या वैल्यू ही कम होती जा रही है। तो
इस वजह से गोल्ड बढ़ता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ फिएट करेंसी। अच्छा, इसके अलावा जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट ये हेज समझा जाता है कि भाई इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई। अगर महंगाई होगी तो वो तो आपकी जो है ना आपको अगर एक ट्रॉली जो है वो आपकी महीने की, लेट से किसी भी बड़ी फैमिली की 1,000 रियाल में भरती थी, अब वो क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है ओवर द पीरियड, और वैट वगैरह भी लग गया है सऊदी अरब में और बाकी जगहों पे भी, तो आपकी जो ट्रॉली पहले 1,000 में फिल होती थी महीने की, अब वो 1,500, 2,000, 3,000 में हो रही है। तो अगेन हर बंदे की अपनी वो है कि क्या रखना है। तो बात ये है कि करेंसी डेप्रिशिएट होती जा रही है, तो ये भी एक इन्फ्लुएंस है कि लोग जो है ना गोल्ड खरीदते हैं। फिर सेंट्रल बैंक, मैंने जैसे आपको बताया कि हर जो बड़ा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो गोल्ड खामोशी से अपने पास जमा कर रहे हैं। और इसके आगे फैक्टर्स भी देखते हैं। फिर खुदा न खास्ता जैसे जियो पॉलिटिकल की बात की कि जैसे रशिया यूक्रेन की हुई इससे पहले, और जो पॉलिटिकल टेंशन हो रही है, तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि यार ये मामला जो है ना हमारे रीच से आउट है, और हमें जो है ना अपनी सेफ्टी चाहिए, अपनी कंट्री को जो है ना हमारे पास कोई और जराए होने चाहिए जिसमें हम अपनी जो एक्स्ट्रा मनी है, जो टैक्सेस वगैरह से जो कंट्रीज कमाती है, तो उसको सेव करने के लिए हमारे पास कोई और जराए होनी चाहिए। खाली हम फिएट करेंसी पे जो है ना वो तकिया नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो है अब जो है इंटरेस्ट रेट और गोल्ड की प्राइस, जैसे जैसे गोल्ड के सॉरी इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे हैं, वो ये एक चार्ट बनाया हुआ है, और ये चार्ट जो है फिर आपको भेज जाएगा। मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा, मगर ये देखें आप, जैसे 2011 में 5% से जब ये 0% गया था, तो ये $870 से $1,900 तक चला गया था गोल्ड का प्राइस। तो आप देखें ना, जब ये इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो गोल्ड की प्राइस जो है ना बढ़ना शुरू हो जाते हैं, अक्सर यही देखा गया है। और क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो फिर गोल्ड की प्राइस डाउन होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये जो है मैं जो आपको सेंट्रल बैंक की बात कर रहा हूँ कि वो किस तरह से एक्वायर कर रहे हैं और हर साल कुछ ना कुछ बढ़ा रहे हैं, तो ये देखिए 2024 और 2025 के इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये तो वो हैं जो अनाउंस है, और जो चीजें चल रही हैं वो तो अलग ही है ना। अब इसमें जो है इस चार्ट के अंदर जो है मेरे खास उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान है, कि वो जो है ना क्या कर रहे हैं कि हाँ ये कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान में देखें, ये 6 टन सोना जो है ना अपनी लोकल माइंस से ही जो है ना हासिल कर लिया है, और उनको जो है ना वो लोकल करेंसी में पैसे दे रहे हैं जो माइनर्स हैं उनको, और उनको जो है ना इंटरनेशनल डॉलर खर्च नहीं करने पड़ रहे। तो इस तरह से जो है ना हर कंट्री कोई ना कोई नई चीज निकाल कर ला रही है। तो अगर इसके ऊपर बात की जाए, इसी पे जो है ना कई घंटे लग जाएंगे कि हर कंट्री की क्या स्ट्रेटेजी है और किस तरह से है। सिर्फ एक चार्ट में लाने का मकसद ये कि ये इस तरह से जो है ना मामला चल रहे हैं, और ये जो है ना ओवर द पीरियड सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो हम रिटेल इन्वेस्टर कहलाते हैं, तो उनके पास क्या वेन्यूज हैं, ठीक है ना, मतलब वेन्यूज क्या है या क्या ऑप्शन है, एवेन्यूज क्या है। तो हमारे पास हम फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम जो है जो माइंस जो हमारे जो है गोल्ड या सिल्वर दरियाफ्त कर रहे हैं, जो माइंस है उनके जो शेयर हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, यूएस मार्केट में, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में और दूसरी मार्केट में जहां पर माइनिंग का काम होता है। तो वो वहां से जो है आप उनके स्टॉक्स खरीद सकते हैं। और फिर डिजिटलाइज टोकेनाइज जो अब शुरू होने वाला है और ये शुरू हो गया है, तो वो आप खरीद सकते हैं। तो नॉर्मली जो है, जो सऊदी अरब में और मुख्तलिफ जगहों पे गल्फ के अंदर जो सबसे आसान तरीका है, वो आपको ये तीन चीजें जो है ना, फिजिकल गोल्ड माशाल्लाह बेगमात सबकी हैं और वो खरीद रही होती हैं, या माएँ जो हैं वो खरीद रही होती हैं अपने बच्चों के लिए। तो एक फिजिकल का है सिस्टम। और मगर अब इसके अंदर जो है ना आगे मैं जाकर स्लाइड्स में बताता हूँ कि क्या क्या मामलात हैं, हर जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें क्या क्या मामला हैं। तो अब ये फिजिकल मेटल्स की हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल मेटल में आपको जो है प्योरिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है।
कि आपको प्योरिटी देखनी होती है। अब ये तो जो है इंफॉर्मेशन कैनेडियन और अमेरिकन ईगल की बात हो रही है, मगर एक स्विजरी गोल्ड कहलाता है जो यहाँ पर सऊदी अरब में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आप देखते होंगे PAMP कंपनी है जो स्विट्जरलैंड की है, तो उसका गोल्ड आता है। और एक महल्ली यानी लोकल गोल्ड भी आता है, वो भी आप खरीद सकते हैं, मगर नॉर्मली जो है ना स्विस गोल्ड जो है वो ज्यादा रिगार्ड्स में किया जाता है। इसी तरह से और जगहों पे भी होगा। दुबई का गोल्ड बहुत मशहूर है, दुबई में लोग गोल्ड खरीद होते हैं। तो प्योरिटी इज अ क्वेश्चन मार्क, यानी आप जब भी किसी वेंडर से लेंगे यानी किसी भी ज्वेलर से लेंगे तो वो आप फुल ट्रस्ट वाला होना चाहिए। वरना अक्सर लोग जो है ना ज्वेलर्स वो ये कहते हैं जी आपको बेचना है आप हमारे पास आ जाए, ठीक है ना। तो ये एक मामला है कि अगर आप किसी और ज्वेलर के पास चले गए, स्पेशली ज्वेलरी लेकर चले गए, तो वो जो है ना आपको वो रेट नहीं मिलते और वो मामला जरा से डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, हम जो इन्वेस्टमेंट की बात करें ये फिजिकल वगैरह में, तो हम बिस्किट्स कहलाते हैं या आपको प्योर गोल्ड की बात कर रहे हैं, हम ज्वेलरी वगैरह की बात नहीं कर रहे। देखिए ज्वेलरी इट्स वर्थ इट फॉर जो वेयर करते हैं, मगर अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम इसको जो है एज इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 24 कैरेट गोल्ड की अलग है और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो अलग है। ज्वेलरी वगैरह जो है वो ठीक है, किसी के पास है, किसी ने इन्वेस्ट किया है, वेल एंड गुड। मगर जब हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो फिर हमें ये होता है, क्योंकि उसमें असल में मेकिंग चार्जेस वगैरह चले आते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम की। अब ये जो हम मार्केट से लेकर आते हैं, तो इसका आपको प्रीमियम देना पड़ता है, क्योंकि ये जो स्पॉट प्राइस चल रहे होते हैं, चार्ट में दिखा दूंगा आपको, तो वो एक वैल्यू होती है, मगर अगर किसी मुल्क में आप खरीद रहे होते हैं तो उनकी अपनी वैल्यू चल रही होती है। तो अक्सर लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या है। एक तो देखिए करेंसी कन्वर्जन का मसला आता है, फिर दूसरी बात ये है कि जो आपका लोकल सेलर है, जो आपका ज्वेलर है जहाँ से आप ये खरीद रहे हैं गोल्ड शॉप से, तो वो अपना एक प्रीमियम चार्ज कर रहा होता है कि भाई आपने ये हमसे लिया तो इसके मेकिंग, वैसे तो ये ज्वेलरी नहीं है तो ये मेकिंग चार्जेस नहीं होते, मगर वो इसके ऊपर रिफाइनरी के चार्जेस जो है ना कहते हैं कि वो लग रहे हैं, तो वो रिफाइनरी के चार्जेस आपको देने पड़ते हैं और वो अच्छे खासे होते हैं। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो वैसे वैसे वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है प्रीमियम। अच्छा, मैंने एक सर्वे किया था, मैं रिसेंटली थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाह रहा था, क्योंकि मैं मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर दूं और फिर आप लोगों से डिस्कस करूं। तो मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था कि यार मैं देखूं कि गोल्ड और सिल्वर मार्केट में गया, कोई बड़े पीस अवेलेबल ही नहीं है मार्केट के अंदर, छोटे छोटे पीस अवेलेबल हैं। और इसमें जो है सबसे बड़ा मसला ये है कि हर पीस के ऊपर वो पैसे बना रहे हैं। तो अगर आपको 1 आउंस गोल्ड चाहिए, वो 1 आउंस गोल्ड मिल ही नहीं रहा, आपको 5-5 ग्राम के पीस मिल रहे हैं, या आपको 1 किलो की जो है सिल्वर की बार नहीं मिल रही, ईट नहीं मिल रही, और आपको जो है वो 10-10 ग्राम और पता नहीं कितने ग्राम के छोटे छोटे पीसेस के ऊपर जो है वो कमा रहा है। तो ये एक मसला है, प्रीमियम्स में आपको ये प्रीमियम देना पड़ता है। सारे सवाल जो है ना हम बाद में ले लेंगे जीशान साहब, होपफुली आप जरा से नोट कर लें या चैट में डाल दें, फिर हम लोग जो है ना बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर फिर जो है ना मसला आ जाता है, फिजिकल गोल्ड अगर आपका है तो इसके अंदर स्टोरेज का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है। अगर आपने बैंक के डिपॉजिट बॉक्स में रखा हुआ है तो वो एक, उसके अलग चार्जेस जा रहे हैं, उसकी इंश्योरेंस अलग जा रही है। फिर दूसरी बात ये है कि एक लिमिटेड क्वांटिटी तक जो है आपका बैंक आपको रिफंड कर दे, खुदा ना खास्ता कोई मसला आ जाता है, कोई और प्रॉब्लम्स आ जाती है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मगर बैंक आपको पूरी की पूरी वैल्यू नहीं देगी। तो ये सारी चीजें हैं। फिर दूसरी बात ये है कि जक़ात और टैक्स का जो है, जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर जक़ात लाजिम है, तो हर साल आपको जक़ात भी देनी है, और ये जो भी निसाब बनता है उसके हिसाब से देनी है। अच्छा, ये एक तरीका हो गया था फिजिकल का। फिर हम ETF की तरफ आ जाते हैं। ETF में जो है मैं सरसरी सी बात कर देता हूँ, ब्रीफ सा बता देता हूँ आपको कि क्या है। ETF का हम पूरा टॉपिक, आधे 1 घंटे का लेक्चर मौजूद है, जो आप डिटेल में पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। तो ETF में होता क्या है कि कंपनी जो है ना, एक कंपनी जो रिनोन कंपनी होती है वो कहती है कि जी आप हमसे जो है, आप हम पे ट्रस्ट करें, हम जो है ना फिजिकल गोल्ड अपने वॉल्ट्स के अंदर रखेंगे, यानी प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ रखेंगे। नॉर्मली लंदन के अंदर ये जमा किया जाता है या अमेरिका में जमा किया जाता है, और इसकी जगह जो है हम आपको जो है ना शेयर्स अपने दे रहे हैं,
और वो हमारे शेयर्स आप बाय कर लें, और जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी तो इस हिसाब से आपके जो ईटीएफ का एक यूनिट है, इसकी वैल्यू जो है कम ज्यादा होती जाएगी। तो इसमें फायदा क्या हुआ, इसमें देखिए आपकी फिजिकल सिक्योरिटी नहीं हुई, आपको फिजिकल सिक्योर नहीं करना, आपको खरीदने बेचने में प्रीमियम नहीं जा रहा। ये जरूर है कि कुछ एप्लीकेशंस कुछ मिनिमम अमाउंट चार्ज करती हैं डॉलर्स के अंदर या रियालों में या धर्म्स के अंदर या पाकिस्तानी रुपयों में या इंडियन रुपयों में, तो वो कमीशन चार्ज करती है। मगर इसमें क्या है कि आपको आज पैसे चाहिए, आज आपने भेज दिया चाहे जो भी रेट चल रहा हो, और 2 दिन में 3 दिन में जो भी मार्केट चल रही है जिस हिसाब से, अमेरिका में तो T+1 का कानून है, तो आपको 1-2 दिन में जो है ना पैसे आपके मिल जाएंगे। आपको खुदा ना खास्ता कोई अर्जेंट जरूरत है तो वो कर लेंगे। हमने शुरू से ये बताया हुआ कि देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट होती है इसमें वो पैसे ना लगाएं जो आपको अर्जेंट जरूरत है। स्पेशली गोल्ड जो है ऐसी चीज है कि ये लॉन्ग टर्म में आपको फायदे देता है। तो इसमें कोशिश ये करें कि आप शॉर्ट टर्म में जो है ना जो आपको पैसे चाहिए वो इसमें ना लगाएं। खुदा ना खास्ता एकदम से ये गिरता है क्योंकि बहुत तेज चल रहा है ये, बहुत मार्केट में इसका रेट ज्यादा चल रहा है। खुदा ना खास्ता ये गिरता है, घबराने की बात नहीं है, मगर क्या है कि उस वक्त अगर आपको पैसों की जरूरत होगी तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो है ना इसके अंदर क्योंकि ये कंपनी जो है मेंटेन कर रही होती है, इनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चल रहा है, और मतलब ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, इंश्योरेंस दे रही है, सिक्योरिटी गार्ड जो भी है मतलब है, तो इनका जो है ना एक एक्सपेंस रेशियो होता है। तो ये एक्सपेंस रेशियो जो है ना मुख्तलिफ जो ईटीएफ्स हैं, यानी ईटीएफ को आप समझ लें शेयर है ये आपके, ठीक है ना। जैसे अरामको का शेयर है या एंग्रो का शेयर है या आपका टाटा का शेयर है, तो इसी तरह से ये भी शेयर हैं। तो गोल्ड का एक ईटीएफ नहीं है, गोल्ड की मुख्तलिफ कंपनी मुख्तलिफ अपनी ऑफरिंग दे रही है, तो उसमें आपको ये देखना होता है कि एक्सपेंस रेशियो जो है किसका कम है, क्योंकि ये एक्सपेंस रेशियो ईयरली चार्ज होता है, और जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा वो एक तरह की विनिंग होगी आपकी कि आपको कम खर्चा करना पड़ रहा है। क्योंकि बाज दफा गोल्ड खुदा ना खास्ता आपको अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़े ईटीएफ, क्योंकि प्राइस डाउन है, या आप सोच रहे हैं कि जी ये तो मैंने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है और ये तो बहुत आसान है, 200 रियाल में जो है मैं एक जो है वो सिल्वर का ईटीएफ लेकर रख लेती हूँ या रख लेता हूँ, और ये चलता रहेगा, या गोल्ड का इस तरह से, तो बच्चों के काम आएगा। तो उस वक्त जो है आपको ये एक्सपेंस रेशियो जो है ना हर साल लगेगा, और वो आपको समझना होगा। ठीक है। और फिर दूसरी बात ये है कि हर ईटीएफ जो शरिया कंप्लायंस नहीं है। अच्छा, ज्यादातर प्रॉब्लम ये है हमारे पास, मुसफ़ा की ऐप है, जोया की ऐप है, और बहुत सी ऐप्स है कि ज्यादातर जो है ना ईटीएफ को इवेल्युएट नहीं करते हैं। मैंने अपने तौर पर थोड़ी सी कोशिश की थी, 2-3 डॉक्यूमेंट शेयर किए कमोडिटी ग्रुप में, और मजीद जो है ना मैं ईटीएफ को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और मतलब मैं अभी दिखाऊंगा भी, मगर उसके अंदर किस तरह से वो काम करते हैं ये जरूरी है। तो अगर तो आप ऐसे ईटीएफ में काम करें जिसको कवर नहीं किया गया है, तो आप अपने तौर पर ये कोशिश करिएगा, ये देखें कि वो जो है क्या टोटली फिजिकल मेटल पे काम कर रहे हैं, यानी फिजिकल सिल्वर या फिजिकल गोल्ड पे काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रहन रखवा रहे हो यानी लोन दे रहे हो, क्योंकि ऐसी कंपनियां भी हैं कि वो उनके पास फिजिकल एसेट रखे होते हैं, मगर कुछ लोगों को अगर गोल्ड की जरूरत होती है किसी काम के लिए तो वो गोल्ड उनको उधार दे देते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, ये आपको देखना है कि वो इसको एज अ डेट टूल तो यूज नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो कमाई है वो हमारे मुसलमानों के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है ना। तो वो क्योंकि फिर वो रिबा आ जाता है उसके अंदर ना। तो फिजिकल जो टोटल अगर फिजिकल एसेट है, तो फिर आपकी अगेन आपकी सवाबदीद है कि अगर आपको कहीं से शरिया कंप्लायंस का नहीं पता चला, मगर ये पता है कि ये टोटली फिजिकल पे काम कर रहे हैं, तो फिर ले या न ले वो फिर अगेन आपकी बात है। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ और मैं यहाँ पर कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। ठीक है, हर बंदे को अपनी कब्र में जाना है। ठीक, थैंक यू। आगे चलते हैं। इसी तरह से जो है माइनिंग स्टॉक्स, जैसे मैंने आपको बात की थी कि एक तो ये है कि आप सिल्वर गोल्ड खरीद रहे हैं, ठीक है ना, मगर ऐसी भी कंपनियां हैं जो ये माइनिंग करती हैं और ये लाती हैं।
अब इनका कहाँ पर जो है चार्म है, या इनका कहाँ पर जो है ना वो होता है। नॉर्मली मैंने माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। वजह क्या है, क्योंकि इनके ऊपर जो है ना ज्यादातर जो है ना लोन्स मौजूद होते हैं, और यूएस मार्केट के अंदर ज्यादातर माइनिंग कंपनीज है या और वेस्ट वर्ल्ड के अंदर कंपनीज है। तो मेरी अभी इतना मेरे मतलब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं हर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखूं और उसके अंदर ये देखूं कि ये क्या कहते हैं, सही काम कर रही है नहीं कर रही। क्योंकि देखें, ये जो भी माइनिंग की कंपनीज होती है ना, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। तो ये लोन लेती है, ठीक है ना। तो और इनको चलाने के लिए भी चाहिए होता है। अभी तो देखें गोल्ड बल्ले बल्ले हुई हुई है, गोल्ड और सिल्वर की। तो ये जो है अभी मतलब सारे माइनिंग स्टॉक जो है 100% टू 150% कुछ माइनिंग स्टॉक बढ़े हुए हैं, मगर ये बॉटम पे भी लग जाते हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ा मसला है कि ये वॉलेटाइल बहुत है। और दूसरी बात ये है कि इनके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट है, अगर वो जारी है तो वो एक बड़ा मसला है। तो इसमें मगर बताना जरूरी है कि भाई ये माइनिंग स्टॉक है, तो इसमें फायदा क्या है। इसमें फायदा उस वक्त होता है कि एक अगर माइनिंग कंपनी ने ये किया हुआ है कि जी हमें $1500 माइनिंग कॉस्ट आ गई गोल्ड की इस टाइम के ऊपर माइनिंग करने के लिए, मगर अगर गोल्ड का प्राइस 1800 $2000 चला जाता है तो उनको $300 $500 वो उनका एक गेन होता है, प्रॉफिट मार्जिन होता है वो। तो उस वक्त जो है ना फिर उनकी जो बुक्स हैं वो बहुत ही जबरदस्त हो जाती है, ठीक है। और अगेन ये जो माइनिंग कंपनीज हैं, इनका एक पोटेंशियल रिस्क ये भी है कि ये बहुत सी माइनिंग कंपनीज जो है नेशनलाइज हो जाती है। इनका जो है एक तो रीजनल मसला है। अब चाइना की आपको खबर मालूम है कि चाइना ने अपने रियर अर्थ मेटल, गोल्ड और सिल्वर रियर अर्थ मेटल में नहीं आते, मगर एक बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो है ये कह दिया कि जी हम रियर अर्थ मेटल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से फिर ये माइनिंग कंपनी बाद दफा जो है ना बिल्कुल ही डाउन हो जाती है, क्योंकि वो जब एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, अपना माल नहीं बेच पाएंगी, और वो जो जिस कंट्री में वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और उनकी डिक्टेशन पे चलेंगी, तो फिर बाद दफा ये मसला हो जाता है। मगर अगेन अगर आपको पता है कि जी ये शरिया कंप्लाइंट है, इनके जो फाइनेंस हैं, और मुसफ़ा, जोया और इस तरह की बहुत सी ऐप है जहाँ से आपको हो सकता है कि ये पता चल जाए कि ये जो माइनिंग स्टॉक है ये शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है। ग्रुप में आएंगे, उसमें भी डिस्कस हो सकता है। तो खैर मतलब अगर आपको पता है तो आप ये अगेन डाइवर्सिफिकेशन के लिए काम कर सकते हैं। मगर आपको ये जरूर देखना है कि ये कितना बढ़ चुका है, क्योंकि जब गोल्ड और सिल्वर बढ़े तो ये भी बढ़े और ये ज्यादा बढ़े। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये डिफरेंस में जो है ना इनको फिर प्योर प्रॉफिट हो रहा होता है कि अगर एक किसी की एस्टिमेशन थी $1500 $1000, और अब अगर 1500 1000 $2000 पे चीज चली गई है तो वो उनको एक प्रॉफिट मार्जिन में जो है ना कवर होगी, जो कि वो डिविडेंड के तौर पर बेच सकते दे देंगे, इन्वेस्टर को ये पास ऑन कर देंगे। अच्छा, ये एक रूल है जो कि माना जाता है कि जी आप 5 से 15% के दरमियान जो है ना ये प्रीशियस मेटल के अंदर जो है ना इन्वेस्ट करें। अभी एक नई जो है मॉर्गन स्टैनली ने जो है ना रिपोर्ट निकाली है। पहले क्या चलता था अमेरिका में कि आपका जो पोर्टफोलियो होता था वो 60:40 होता था रेशियो, यानी 60% आपका स्टॉक्स के अंदर और 40% जो है बॉन्ड्स के अंदर। ये वो लोग हैं जो जिनके पास पैसा है और जो समझ बूझ रखते हैं और डाइवर्सिफाइड करते हैं अपने पोर्टफोलियो की। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनको रेकमेंड करते थे फाइनेंशियल एडवाइजर कि जो है आप 60-40 का पोर्टफोलियो रखें, कि 40% आपकी बॉन्ड्स आएगी और वो एक अच्छी इनकम होती है, मगर कम होती, मतलब कम होती है मगर स्टेबल इनकम होती है ओवर द पीरियड। तो वो आपको स्टेबिलिटी देती है, और स्टॉक जो है रिस्की है तो कभी ज्यादा है कभी कम है। तो ये मिलाकर जो है ना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो अभी मॉर्गन स्टैनली की आप जब गूगल करेंगे तो आपको रिपोर्ट मिलेगी कि उन्होंने अब ये रेकमेंड किया है कि जी बॉन्ड इज नॉट एनफ। आपको जो है आप अपना 20% बॉन्ड से निकाल कर प्रीशियस मेटल में डाल सकते हैं। तो अब ये रिकमेंडेशन आ रही है कि 60-20-20। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर वो कह रहे हैं कि जी 20% अपना प्रीशियस मेटल में डालें, तो इसका मकसद है कि ये अब बॉन्ड की कदर घट गई। और सॉरी मेरे पास चार्ट मौजूद नहीं है, वो कभी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से चार्ट।
अच्छा खासा अमाउंट अभी बॉन्ड्स के अंदर लगा हुआ है, जो कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने वो मूव नहीं किया है। अगर उसका परसेंटेज, स्मॉल परसेंटेज भी अगर ये मेटल्स में लग गया ना, तो फिर माशाल्लाह ये कहीं और ही जाएंगे प्राइस। तो क्योंकि देखें, ये जो बड़ी इंस्टीट्यूशन हैं ये 5 साल 10 साल की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। अभी एक रेनाउंड कंपनी ने बोला है, अगर ये इस तरह से आवाजें बढ़ती चली गई कि बॉन्ड से जो है पैसा प्रीशियस मेटल में शिफ्ट करो, तो ये कहीं की कहीं जाएगी बात। तो ये अगेन ये इंफॉर्मेशन है, अ, आपकी अपनी समझ बूझ होनी चाहिए और उसके हिसाब से जो है आपको काम करना चाहिए। फिर ये नेगेटिव कोरिलेशन की बात हो रही है, और अगेन ये पैसा डेप्रिशिएट होता है, गोल्ड बढ़ता जाता है, तो ये इस तरह से जो है इसकी बात है। आगे चले जाते हैं कि जी क्राइसिस पीरियड में क्या हुआ है। तो क्राइसिस पीरियड में जो 2008 2009 के अंदर क्राइसिस आए थे, उस वक्त जो है स्टॉक मार्केट बिल्कुल बैठ गई थी, मगर गोल्ड जो है 25% बढ़ गया था। ठीक है ना। देखिए ये सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही है, मगर एक चीज समझाने के लिए है ये, ताकि आपको ये समझ में आए कि वन थिंग इज नॉट एनफ, आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है। फिर कोविड में जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट बिल्कुल इन्होंने जीरो पर लेकर आ गए थे यूएस मार्केट, तो उस वक्त जो है ना गोल्ड की वैल्यू जो है बहुत बढ़ गई थी, और स्टॉक मार्केट बिल्कुल ही घट गई थी। तो ये मामला हैं, और ये हिस्ट्री है, और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ठीक है ना, विद सम मॉडिफिकेशन। अच्छा, रिस्क और लिमिटेशन, अगेन हर चीज जो है ना बेस्ट सोल्यूशन नहीं होती। तो इसकी भी एक लिमिटेशन है कि भाई इसके अंदर प्राइस वॉलेटिलिटी आती है, और इनकी जो साइकिल है वो बहुत लॉन्ग टर्म होती है। अब मैंने आपको बताया सिल्वर के हवाले से कि सिल्वर जो है $50 1980 में गया था। फिर उसके बाद जो है सिल्वर 2011 में $50 आया है। इसके दरमियान $18 भी लगा है बॉटम पे, और कितना बड़ा डिफरेंस है। और अब जो है 2011 के बाद जो है 2025 में जो है $50 से ऊपर गया है। तो इनकी साइकिल प्रीशियस मेटल की लॉन्ग होती है। तो आप ये ना समझेंगे आज आपने लगाया तो कल आप अमीर तरीन आदमी होंगे, ऐसा नहीं है, अल्लाह करे कि हो। मगर ये चीजें सोच समझ कर लगानी चाहिए। और क्विक रिच वाली बात जो है ना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है, और ना यहाँ पर है, कहीं किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं है। देखिए, अगर आप कोई अपार्टमेंट बुक कराएं, कोई घर बुक कराएं, तो उसमें भी 3 4 साल लग जाते हैं कंप्लीट होते हुए। अनलेस कि आपके पास पूरा पैसा हो उसको खरीदने के लिए, तो वो अलग चीज है। मगर अगेन उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ते बढ़ते टाइम लगता है। तो हर चीज में पेशेंस होनी चाहिए। और अगेन मैं क्रिप्टो की बात नहीं करता ना, मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं उसकी मिसाल लेता ही नहीं। ठीक है ना। कोई करता है वेल एंड गुड, उसको उसको कामयाब करे अल्लाह ताला। अच्छा जी, और फिर जो है इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था एक्सपेंस रेशियो होता है। अगर आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एक्सपेंस रेशियो देखना है। अगर आपका फिजिकल गोल्ड है तो आप कहाँ स्टोर कर रहे हैं, उसकी इंश्योरेंस क्या दे रहे हैं, तो वो आपका देखना है। तो ये सारी चीजें, ये फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें बार दफा बड़ी चीजें हो जाती है, क्योंकि हम जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 साल के लिए 15 साल के लिए, तो ये चीजें मैटर करती हैं। तो बार दफा चीजें होती हैं कि भाई हम गए, हमने ले लिया, हम देख रहे हैं यार पड़ोसी ने इतना ले लिया है, या किसी की सक्सेस स्टोरी है, फिर उसके बाद जो है ना जब ये चीजें होती हैं तो वो एक मसला होता है। तो मेरा काम ये है कि आपको माइन्यूट से माइन्यूट चीजें जो कि मैटर करती है वो मैं आपको बताऊं, बाकी आपको। अच्छा, प्लस ये कि देखिए प्रीशियस मेटल का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये इंटरेस्ट बेयरिंग नहीं है, यानी इससे कोई रिटर्न नहीं आ रहा, कोई डिविडेंड नहीं आ रहा। तो ये आपके तिजोरी में रखा हुआ है या कोई और जो भी है वहां पर रखा हुआ है, तो इसकी ग्रोथ नहीं है। सिर्फ इसकी जो है डिफरेंस आती है प्राइस के अंदर, क्योंकि आपका जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है। अच्छा, और साइकिल का मैंने आपको बता दिया कि इट इज नॉट अ गेट रिच क्विक एसेट, इट इज अ स्टे रिच एसेट। ये
बड़ी अच्छी बात है कि ये स्टे रिच एसेट है, क्योंकि किसी के अगर $1 मिलियन रखे हुए हैं किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर और वो डाउन हो गई, तो वो आपका जो है 5 लाख के ऊपर जो है चीज आ जाएगी, $5 लाख पे आ जाएगी, हो सकता है $4 लाख पे आ जाए, खुदा ना खास्ता कोई बड़ी जंग छिड़ जाए। मगर जो डॉलर है वो सॉरी जो गोल्ड है या सिल्वर है वो वहीं पर रहेगा, बल्कि हो सकता है कि करेंसी की डेप्रिसिएशन हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो अगेन दिस इज नॉट द ओनली थिंग, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मगर दिस इज स्टे रिच एसेट। अच्छा, सिल्वर के बारे में, गोल्ड की हमने बहुत बात की, सिल्वर के बारे में यही बात है कि क्योंकि अब ग्रीन एनर्जी का जमाना है, हर कंट्री जो है सोच रही है कि भाई ये ऑयल की डिपेंडेंसी कम हो, ईवी से आए इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो कार्स की बात हो रही है या मोटरसाइकिल्स की बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जाए, इवन ट्रक्स के बारे में बात हो रही है, तो वो सारी अब जो ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, तो ये जो सोलर पैनल है आपके, आपकी ईवीज हैं, इस जगह जो है सिल्वर बहुत अच्छे तरीके से यूज हो रहा है। और अगेन हम डिटेल में नहीं जाएंगे कितना यूज हो रहा है क्या नहीं यूज हो रहा है, मगर 50% ऑफ द सिल्वर की जो है अब कंजम्पशन हो रही है। और जितना हर साल माइन होता है सिल्वर, उसमें जो है जो मिलियंस ऑफ टन है उसमें अब कमी आती है, डेफिसिट होता जा रहा है। यानी अगर डिमांड लेट्स से 150 मिलियन टन की है, तो जो वो एक्सप्लोर कर पा रहे हैं या माइन कर पा रहे हैं वो 100 मिलियन टन कर पा रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर मैं आपको नहीं बता रहा और ना मैं बताना चाह रहा हूँ, मगर मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ये अब डेफिसिट जा रहा है सिल्वर, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि अब सिल्वर की जो है ना डिमांड बढ़ती आ रही है। पहले ये क्या जाता था, ये पुअर मैन गोल्ड है, मगर क्योंकि अब यूटिलिटी चेंज हो गई, सिनेरियो ही चेंज हो गया, तो अब जो है इसकी जो वैल्यूएशन है वो डिफरेंट तरीके से ले रहे हैं। फिर दूसरी बात ये है कि यूएस के अंदर जीनियस एक्ट आया है, जो लोग पढ़ेंगे उनको आइडिया होगा कि सिल्वर को भी उन्होंने एज अ यानी मॉनेटरी जो मेटल है उसके तौर पर ले रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि और आई डोंट नो कि मैंने चार्ट डिस्कस कर लिया कि इवन सऊदी बैंक जो सामा है, सऊदी रेगुलेटरी बैंक, उन्होंने जो है सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है अगस्त के अंदर। तो वो हो सकता है चार्ट आया है, अभी शायद आया नहीं। फिर दूसरी बात ये कि 5G के जो इक्विपमेंट हैं तो उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, और इसकी वॉलेटिल गोल्ड से ज्यादा इसकी वॉलेटिलिटी है, क्योंकि इसकी मार्केट जो है ना बड़ी छोटी है, और इसकी जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है वो है। अब जैसे हम एआई की बात करें तो एआई में ये जितना भी इक्विपमेंट वगैरह है, तो इसके अंदर ये काफी इस्तेमाल हो रहा है सिल्वर। अच्छा, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मगर फिर भी क्योंकि अगेन बात पॉइंट्स लिखे हुए थे, इसलिए डी डॉलराइजेशन की ये बात हो रही है, और 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे जिसकी वजह से दुनिया की कई कंट्रीज जो है वो डिस्टर्ब हुई थी। इवन दो मसला यूएस के अंदर था और वो हाउसिंग लोन के ऊपर था, मगर उसकी वजह से काफी, तो अब जो है ना, मतलब सेंट्रल बैंक्स इस तरह से बाइंग अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो मैंने आपको दिखाई दी थी। ब्रिक्स जो है ये भी अब एक डॉलर के जो है ना सामने खड़ा होता जा रहा है। ऑब्वियसली ये मामला चल रहे हैं, टेंशन चल रही है, मगर आप देखेंगे कि यूरो भी बना था, यूरो मतलब वो हुआ था और वो चल रहा है और वो डॉलर से बेहतर है। इसी तरह से ब्रिक्स की करेंसी भी आएगी मार्केट में, और फिर एक्सचेंज एक रिजर्व करेंसी का जहां पर स्टेटस खत्म हुआ, तो फिर ये मामला जो है ना और दूसरी तरफ जाएंगे। अच्छा जी, टाइम 10 बज गए हैं और मैं कोशिश करता हूँ अब स्लाइड्स जल्द से जल्द पढूं। सप्लाई और माइनिंग चैलेंजेस, अगेन माना ये जाता है कि जितना गोल्ड है अब वो उसके अंदर एक्सप्लोरेशन कम होती जा रही है, और एक प्लेटो लेवल पे आ गया, यानी जितना हो गया है वो उतना ही एवरी ईयर वो हो रहा है, बल्कि उसमें अब डिक्लाइन आ रहा है कि जितना ये कर सकते थे उसके अंदर अब डिक्लाइन आना शुरू हो गया, एक्सप्लोर करने की बात हो रही है। और अगेन 25 से 30% गोल्ड का जो है ना वो रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट नहीं है, मगर वो समझने की बात है कि सिल्वर जो है आपका सोलर पैनल में और बहुत सी ऐसी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है जहां पर आप रिसाइकलिंग ही नहीं कर पा रहे, तो वहां पर जो है ना आपका मटेरियल लॉस हो रहा है। तो ये एक समझने की बात है कि जिस तरह से ये क्योंकि लोग समझते हैं कि यार सिल्वर चीप है,
तो वो बहुत सी चीजों को उन्होंने अभी तक प्रोसेस ही शुरू नहीं किए। जिस तरह से गोल्ड को ये रिसाइकिल करते हैं, इस तरह से अभी सिल्वर रिसाइकिलिंग होगा। तो हो सकता है कि आगे आने वाले वक्तों में जब सिल्वर जो है एक अच्छे रेशो पे चला जाए, तो उसकी भी रिसाइकलिंग जो है बहुत अच्छे बेहतर तरीके से हो। मगर अगेन अगर वो छोटी छोटी डिवाइसेस में होगा तो वो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिसाइकिल। अच्छा जी, किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक चेकलिस्ट है। इससे बेहतर चेकलिस्ट आप लोग बना सकते हैं, मगर फिर भी देख लेते हैं। डिसाइड करें कि किस तरह से आपको जो है अपना पोर्टफोलियो, यानी जो भी आपका एक टोटल अमाउंट है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है, स्टॉक्स के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, तो वो किस तरह से आपको जो है करना है, डिवाइड करना है। और क्राइसिस आएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि पता चला पूरा का पूरा पोर्टफोलियो डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा हो और फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। तो ये है सोचने की बात है कि कुछ चीजें आपको अगेंस्ट द मार्केट जो है वो रखनी पड़ती है, जिसलिए ये गोल्ड और सिल्वर भी आ जाते हैं या दूसरी धातें भी आ जाती हैं। तो वो आपको अगेंस्ट द स्टॉक एक्सचेंज जो है वो चीज रखनी चाहिए। ठीक है, और फिर आपको फिजिकली इन्वेस्ट करना है इसमें या पेपर वाइज, जो मतलब ईटीएफ की बात हो रही है कि उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, ये आपको देखना है। फिर अगर फिजिकल कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आप ले रहे हो उसका एक रेपुटेशन हो, और वो मतलब अ, आपको पता चले कि ये 24 कैरेट है तो 24 कैरेट ही है, पता चला 5 साल के बाद कुछ और पता चल रहा है कि अंदर से कुछ और निकल रहा है। फिर जो प्रीमियम्स आपको देना पड़ रहे हैं फिजिकल के ऊपर, वो आपको समझना है कि कितना प्रीमियम है। लाजमी पूरी मार्केट देखें, मल्टीपल मार्केट्स देखें, आपको मुख्तलिफ रेट मिलेंगे जो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, जो फीस चार्ज कर रहे हैं। फिर रखाना कहाँ पर है अगर फिजिकल के हवाले से। प्लस ये एक बहुत बड़ा मसला है कि एक दफा बंदा गोल्ड खरीद ले या सिल्वर खरीद ले तो उसका एक ऑब्सेशन बढ़ जाता है। यही खवातीन में भी होता है, ज्वेलरी वगैरह अगर लेती है तो एक सेट बनाया, 2 सेट बनाया, 3 सेट बनाया। इसी तरह से मर्दों के साथ भी हो सकता है कि जी अगर आपने कोई एसेट लिया हुआ है तो वो जो है ऑब्सेशन ना हो जाए। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, डेली डेली चीज नहीं चेंज होती, तो ऑब्सेशन ना बना लें इसको। अच्छा जी, मगर ये कि मॉनिटर जरूर करें। मॉनिटर जरूर करना है, क्वार्टरली एनुअली अपना पोर्टफोलियो देखना है कि क्या उसके अंदर आप ये कर सकते हैं। हो सकता है बेच कर फायदा हो सकता है मजीद खरीदने से फायदा हो। कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो इसमें बता दिए हैं कि अगर अनवेरिफाइड डीलर से आप खरीदेंगे तो मसला है। अगर आप ये मतलब एक कहलाता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो कहलाता है। तो अगर आप ये देखकर समझ रहे हैं कि ग्रुप में अगर अबू मुर्तजा ने या किसी और ने जो है वो चार्ट शेयर किया कि भाई मेरे तो आज $100 बन गए, $1000 बन गए या $10,000 बन गए, तो मैं भी इन्वेस्ट कर दूं, ऐसा नहीं। आप अपने पहले अपने आप को इवेल्युएट करें और मार्केट को देखें और फिर इन्वेस्ट करें। आगे मार्केट पॉजिटिव लगती है, मगर ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमें खुद नहीं पता। कल सिल्वर के रेट गिरे हुए थे और मेरे पास कुछ सिल्वर रखे थे, मैं नहीं बेच पाया। आज सिल्वर के रेट बढ़ गए, मैंने वो बेच दिया। तो ये हो सकता है कि वो जो मैंने सिल्वर रखा हुआ था ईटीएफ के तौर पर, हो सकता है वो मुझे 1 महीने रखना पड़ता, 1 साल रखना पड़ता। तो मैंने वही अमाउंट लगाया जो मुझे जरूरत नहीं थी। तो ये आपको अपने हिसाब से देखना है। फिर दूसरी बात ये है कि एक टर्म कहलाती है डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। खुदा ना खास्ता अगर बास्केट गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि आप ये देखें कि यार आज तो गोल्ड 4,000 था और एक हफ्ते में ये 4,200 हो गया, तो ऐसा करता हूँ मैं घर भी बेच देता हूँ और ये भी बेच देता हूँ और स्टॉक मार्केट के भी शेयर्स बेच देता हूँ, सारा अमाउंट इसमें लगा दूँ। अरे बहुत परेशानी में हो जाएंगे। तो डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये आपको समझने की बात है। और टोटल कॉस्ट जो भी आपकी बन रही है उसमें आपको प्रीमियम्स, उसकी शिपिंग, उसकी इंश्योरेंस, उसकी स्टोरेज वगैरह सब शामिल करनी है। तब आपको पता चलेगा कि ये एक यूनिट आपको कितने का पड़ रहा है, यानी फिजिकल यूनिट आपको कितने का पड़ रहा है। और ये मैटर करता है कि खुदा न खास्ता आपको फौरन बेचना पड़ जाए,
मुझे ऐसे बताया है लोगों ने सऊदी अरब में कि जब हम बेचने जाते हैं तो 4% वो डिडक्ट करेंगे उसके अंदर से। तो हो सकता है आपको कोई और कोटेशन मिले, मगर मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने एक चीज ली और उसके अंदर मैंने आपको प्रीमियम भी दिया, और फिर जो है मैं जब बेचने जा रहा हूँ उसके अंदर वो 4% भी काट रहे हैं इसके अंदर, तो फिर मुझे बचेगा क्या? तो ये चीजें हैं। अगेन देखिए, फिजिकल होना इज द बेस्ट थिंग यू कैन हैव, मगर फिजिकल की जो डिमांड्स हैं वो पूरी करनी चाहिए। अगेन आपका क्या पोर्टफोलियो है, कितना बड़ा पोर्टफोलियो है, इफ यू कैन अफोर्ड, और इफ यू आर कीपिंग इट फॉर द लॉन्ग टर्म, फिजिकल इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि मार्केट में गोल्ड सिल्वर शॉर्ट हो जाएगा अगर ये बहुत ज्यादा पैराबोलिक मूव होती है। तो मगर ईटीएफ है, अगर आपकी छोटी अमाउंट, मेरे पास छोटी अमाउंट है, मेरे पास कोई बड़ी अमाउंट नहीं, मैं ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर चीजें अच्छी चल रही। अच्छा, ये मिथ और फैक्ट्स, ये कुछ मिथ्स हैं गोल्ड के हवाले से जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि गोल्ड ऑलवेज गो अप। तो ये मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि भाई ऐसा नहीं है, गोल्ड की साइकिल लंबी होती है, और कभी कभी 20-20 साल की बियर मार्केट होती है। बियर मार्केट का मकसद क्या है कि बिल्कुल डाउन हो गया गोल्ड, 70% उसकी वैल्यू आपको कम मिल रही है, मगर फिर वो बढ़ता भी है। तो इट्स नॉट अ वन वे स्ट्रीट। तो ये आपको समझना है कि ऐसा नहीं है गोल्ड हमेशा बढ़ रहा है। ठीक है, अभी आजकल के चार्ट में हमें दिख रहा है कि जो एक $35 का 70 में मिलता था, आज 4,200 $4,100 का मिल रहा है, मगर ये बीच में गिरा भी है। तो आप जब खरीद रहे हैं तो ये देख लीजिएगा कि आपको लंबे अरसे के लिए रखना है। अच्छा, सिल्वर की हम बात कर चुके हैं कि जी ये पुअर मैन गोल्ड कहलाता था, ये पहले कहलाता था, मगर अब जो है ये हाईटेक इंडस्ट्री के अंदर, ग्रीन इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सिल्वर अब आगे इसकी वैल्यूएशन होगी, ये रीवैल्यू होगा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि फिजिकल इज द ओनली वे, नहीं, फिजिकल इज नॉट ओनली वे, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आप ईटीएफ में खरीद सकते हैं। अच्छा, रिकैप कर लें तो गोल्ड फॉर स्टेबिलिटी और सिल्वर फॉर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्यों? क्योंकि ये इसकी मार्केट छोटी है, हाई रिस्क है, रिवॉर्ड इसका अच्छा है, हर कोई जो इन्वेस्ट कर सकता है 1 आउंस सिल्वर के अंदर बने 1 आउंस गोल्ड के अंदर। और मैंने आपको जो बताया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि रेशो, अभी रेशियो अगर 80:1 चल रहा है, अगर ये रेशियो 60:1 भी हो गया ना, यानी आपको 60 आउंस सिल्वर की बजाय आपको 1 आउंस गोल्ड मिल जाएगा, तो फिर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको गोश गुजार कर दी है मैंने। फिर डाइवर्सिफाई करने की बात हो रही है, स्पेक्यूलेट करने की बात नहीं हो रही है, हम स्पेक्यूलेशन नहीं करते, हम डाइवर्सिफाई करते हैं। और इमोशंस और जो हालात वाकयात है उसको आपको बैलेंस रखना है, एक तरफ टिल्ट नहीं होना है कि जी ये आज प्रेजेंटेशन ले ली और कल ही जो है ना मैंने सारा गोल्ड खरीद लिया। और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और ये रे डालियो जो है एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, और ये कहते हैं कि गोल्ड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी। अब जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको पता है कि ये क्या बात है। तो अगेन थैंक यू वेरी मच। मैंने कंक्लूड कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मिनट ऊपर हुए हैं। बाकी ये कि जिनके सवालात हैं वो सवाल करें, और इससे पहले कि मैं सवालात लूँ, एक और चीज़ और दिखाता हूँ, जो कि ये चार्ट निकाले थे मैंने। अब ये देखें, ये गोल्ड और ये जो SP 500 है, यूएस स्टॉक मार्केट है, तो उसका जो है ना चार्ट चल रहा है ये 1970 से। तो 1970 से जो रिटर्न मिले हैं वो ये मिले हैं। अगर किसी को इसमें ऑब्जेक्शन है तो बिल्कुल भाई वो अपनी जगह पर होगा। मैं ये चार्ट खाली मैंने खोले और मैंने आपको गोश गुजार करने थे कि गोल्ड का जो रिटर्न है वो एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा आया है। शॉर्ट टर्म में अगर आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर स्टॉक मार्केट का बड़ा अच्छा रिटर्न था, और अभी भी रिटर्न अच्छा मिल रहा है, मगर गोल्ड का रिटर्न कुछ और है अगर लॉन्ग टर्म में देखें। तो खैर इसमें डिबेट नहीं हो रही, सिर्फ बताने की बात हो रही है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये जो मैंने आपको बात की थी कि जब यूएस के इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, गोल्ड बढ़ता है। तो अगर ये ब्लू के अंदर जो है यूएस इंटरेस्ट रेट है जो कि एक नॉर्मली फ्लैट ही चल रहे होते हैं, अगर ये जब गिरता है तो आप गोल्ड की वैल्यू,
अभी जो है सुनने में आ रहा है कि 2 रिवीजन बाकी है इस साल में, और अगले साल भी रिवीजन होने, 4 रिवीजन होने टोटल यूएस के इंटरेस्ट रेट के। तो आप देखें कि उसकी बेस के ऊपर जो है ना गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और इसमें क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं बताना चाह रहा, ये गोल्ड की वैल्यू चल रही है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको गोल्ड और सिल्वर की रेशियो बताना चाह रहा था कि देखिए अभी गोल्ड और सिल्वर का रेशियो 79 चल रहा है। तो जो भी आप चार्ट एक्सेस करते हैं ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स हैं, जिसमें कोई भी जाकर जो है वो लिख सकता है और उसको मिल जाएगा। अच्छा, अब जो है अगेन ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना जो है ये लेकर आ रहा हूँ कि आप कहेंगे कि जी आपने इतना कुछ बता दिया, आप ये भी बताएं कि जी कौन से ईटीएफ मौजूद हैं। अगेन ये मेरी कंपनी नहीं है, मैं खुद इसके अंदर इन्वेस्टर हूँ। और मैं, मेरा जो है ये वॉच लिस्ट है, किसी के पास इससे बेहतर वॉच लिस्ट है वो ग्रुप में शेयर कर दे, मैं भी उसको ऐड कर दूंगा। तो देखें ये डॉलर इंडेक्स है, ये डॉलर इंडेक्स में देख रहा हूँ कि जी डॉलर इंडेक्स यानी करेंसी डेप्रिशिएट होती जा रही है 98 पे कभी ये बढ़ भी जाती है। जब यूएस की जो है बड़ी अच्छी पॉलिसीज आती हैं तो फिर आप इसको डॉलर इंडेक्स को ऊपर देखेंगे। और ये जो है गोल्ड और सिल्वर का रेशियो चल रहा है, अगर ये मैं देखूंगा 60 है और मैंने सिल्वर पे इन्वेस्ट किया है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, ये जो है अगेन एक और मार्केट भी होती है ईटीएफ के अलावा, वो फॉरेक्स मार्केट होती है जो हम पहले भी मैंने सरसरी बात की थी। मगर उसके अंदर जो है ना मल्टीपल्स पे काम होता है, यानी उसके अंदर इंटरेस्ट के ऊपर काम होता है। तो मैं उसमें काम नहीं करता, कोई काम करता है बिल्कुल मैं उसको बुरा नहीं कहता। और ना मैं उसको कहता हूँ कि यार आप इस्लाम से खारिज हो गए, वो उसकी मर्जी है, वो कर रहा है, उसके पास जस्टिफिकेशन होगी। फॉरेक्स मार्केट में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो है ना मैंने इसलिए ऐड किया हुआ कि ये स्पॉट मार्केट में रेट पता चल रहे होते हैं कि इसके क्या रेट है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है। और ये 24 घंटे की मार्केट है। बाज दफा आपको ईटीएफ में जो है ना पता चलेगा ये रेट नहीं बढ़ रहा है, ये रेट बढ़ रहा है। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं, ठीक है ना, सॉरी मादरत मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, मगर मैं उनको बता रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने आज तक कुछ देखा नहीं है। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो स्पॉट रेट है ये 24 घंटे इसके अंदर चलती रहती है, क्योंकि ये जो फॉरेक्स मार्केट है ये 4 दुनिया की मार्केट्स हैं जो कि ऑनलाइन होती हैं अपने डे के हिसाब से। लंदन की मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट है, जापान की मार्केट है और यूएस की मार्केट है। तो जब ये ऑनलाइन होती है तो एक मार्केट बंद हो रही होती है तो दूसरी मार्केट खुल रही होती है, तो ये रेट जो है ना आपको कुछ ना कुछ चेंज हो रहे होते हैं। मगर ये जो ईटीएस है ये मैंने अभी यूएस की मार्केट में लिए हुए हैं। अगर कोई यूके से है तो यूके के अंदर भी जो है विजडम ट्री है और दूसरे हैं जो शरिया कंप्लाइंट आपको लगे तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई पाकिस्तान से है तो वो उनके पास भी कुछ वैल्यूज हैं। अगेन वो महंगे हैं सस्ते हैं वो अलग चीज है। मैंने जो है ये यूएस मार्केट के कुछ निकाल के रखे हुए। और अगेन कोई कहेगा कि यार ये तो अभी तो बहुत हाई चल रही है, तो आपकी गोश्त गुजार करता हूँ। ये मैंने अभी जो है इसके अंदर आज ही खाली बताने के लिए मैंने $40 पे जो है वो गोल्ड बाई किया है ईटीएफ। और ठीक है, जब तक नहीं बढ़ेगा मैं रखूंगा। हो सकता है मैं बेच दूं, हो सकता है मैं रखा रहूं। तो बात ये है कि किसी भी टाइम पे आप आ रहे हैं तो पहले अपनी प्रोफाइल देख लें। मैंने अपनी प्रोफाइल देखकर जो है मैंने इन्वेस्टमेंट की है। आज मैंने सिल्वर बेचा है और जो है मैंने 2 दिन पहले खरीदा भी था, और हो सकता है आज भी मैं खरीद लूं या हो सकता है परसों खरीद लूं। तो अगेन जो लोग परेशान हैं कि यार ये प्राइस बढ़ गए अब तो हमारे हाथ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। बहुत से ग्रुप के बंदे जो हैं वो अब कर रहे हैं, मगर ये आपकी अपनी मर्जी है। मेरे कहने पे कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करिए, किसी के कहने पे कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करिएगा। पहले आप देखिए कि क्या मामला चल रहे हैं और फिर उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके अलावा और भी प्रीशियस मेटल है, मगर हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। प्लेटिनम और प्लेडियम भी है, मगर अगेन अभी हमने क्योंकि गोल्ड सिल्वर की बात की थी तो हम गोल्ड सिल्वर तक महदूद रहेंगे। ये स्क्रीनशॉट बार बार मैंने कमोडिटी में शेयर किया हुआ है और मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। एक बस माइन्यूट सी डिटेल है, जो भी ये वॉच लिस्ट बनाएगा tradingview.com में कोई भी वॉच लिस्ट बना सकता है। इसके अंदर जिसमें ज्यादा वॉल्यूम है ना उसके अंदर आप काम करेंगे तो आपको खरीदना और बेचना बड़ा आसान है। ये एक छोटा सा पॉइंट है। और वो आपको वॉल्यूम नॉर्मली दिखाते नहीं है, आप यहाँ पे वॉल्यूम दिखा सकते हैं, इसको क्लिक कर देंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगी। तो क्योंकि बहुत सारे ईटीएफ्स हैं
मगर जिसमें ज्यादा काम हो रहा है ना, अगर आप उसमें खरीदेंगे और बेचेंगे तो आपको आसानी से जो है ना मार्केट वैल्यू पे जो है आपकी चीजें खरीद खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। बस इतना है। अब सवाल ले लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चीजें हो गई। सॉरी आप लोगों को बहुत टाइम लिया, उम्मीद है आप लोगों को अफादा हुआ होगा इस। बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई, सॉरी वाली कोई बात नहीं। अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे, आपने अपना टाइम निकाल के इतनी मेहनत से सारी डिटेल बना के कुक करके रेडी कर दिया हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। एहसन भाई, 2-3 क्वेश्चंस हैं चैट पे, अगर आप बोलें तो मैं क्विकली समराइज कर दूं, फिर आप जी जी रिस्पॉन्ड जी कर जी दिए। जी, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। 2-3 क्वेश्चन जरा रिपीटेटिवली आ रहे हैं। एक तो ये कि डिजिटल गोल्ड जो है वो शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं है। दूसरा ये कि केएसए में रहते हुए कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा है जिससे गोल्ड बाय किया जा सकता है। कुछ अगर ओवरऑल आप कंपैरिजन बता दें कि ऑप्शंस कौन कौन से हैं। आपने कुछ डिस्कस हम्म। किया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो असल में एक कंट्री स्पेसिफिक नहीं जाना चाह रहा था, मगर जहां तक मेरी नॉलेज है मैं उसके हिसाब से बता देता हूँ। देखिए जो लोग सऊदी स्टॉक्स के अंदर काम कर रहे हैं तो वो एक बैंक अल बिलाद का गोल्ड भी है। वो आप खरीद बेच सकते हैं और अपने स्टॉक मार्केट के अकाउंट से खरीद सकते हैं। मगर ये जो भी कंपनीज मैनेज कर रही होती हैं गोल्ड, इनकी अपनी एक जो है ना फीस होती है जो एक्सपेंस रेशियो कहलाता है। तो वो एक्सपेंस रेशो कितना है, प्लस ये कि वो जो जितनी भी अमाउंट वो ले रही है वो क्या उन्होंने सारी अमाउंट जो है अपने पास रखी हुई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर है। बैंकल बिलास मतलब वो टोटल शरिया कंप्लाइंट है, वो शरिया कंप्लाइंट काम कर रहे हैं। कोई राजी से गोल्ड खरीद रहा है वो है, मगर उसका स्प्रेड ज्यादा है। तो ये आप समझ लें कि आपको जो है ना स्प्रेड की अमाउंट जो है ज्यादा देनी पड़ रही है। अब जो लोग गल्फ कंट्रीज के अंदर है उनके लिए बहुत आसान रहता है कि आप जो है ना अपना यूएस का जो है ना अकाउंट खोल लें। अब यूएस का अकाउंट खोलने के लिए बहुत आसान है कि आप जो है दुबई में भी आई एम श्योर इतना होगा। मैं सऊदीया के लिए बता दें कि हमारे ज्यादातर जो ऑडियंस हैं वो सऊदीया के हैं। तो अब जैसे अवाइद है, अवाइद का मैंने कल अकाउंट खोला है और उसमें जो है ना कमीशन फ्री है। क्योंकि देखिए मैं इससे पहले दरैया का बता रहा था लोगों को, दरैया भी एक कंपनी है। प्लीज म्यूट कर दो। तो दरैया का मैं बता रहा था, मगर दरैया में जरा सा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि पहले आप दरैया का सऊदी अकाउंट खुलवाते हैं, फिर उसके बाद जो है आप ग्लोबल अकाउंट खुलवाते हैं और फिर जो है ना आप पैसे दरैया के सऊदी रियाल अकाउंट में भेजते हैं, फिर वहां से यूएस डॉलर में कन्वर्ट करवाते हैं। तो ये जो एक खोलने का प्रोसेस है ना, ये जो है बहुत लंबा हो जाता है, 4-5 दिन का हो जाता है। दरैया बड़ी कंपनी है, मैंने भी दरैया का पहले अकाउंट खोला था। मगर अभी जो मैं जिनको भी बता रहा हूँ ना, तो वो क्योंकि रेट बढ़ते जा रहे हैं तो उनको एक परेशानी सी होती जा रही है कि यार इनके अकाउंट ही नहीं खुलता। अच्छा ये इसके अंदर ये है। तो मैंने कहा कि यार मैं लोगों के लिए आसानियां क्यों ना पैदा करूं। तो आसानी के लिए मैंने खुद अपने ऊपर टेस्ट किया। अवाइद का अकाउंट, अवाइद एक एप्लीकेशन है और सामा से अप्रूव है। अगेन मैं मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे, ठीक है। और सहाम एक ऐप है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये दो ऐप हैं जिनमें आपका अकाउंट आसानी से खुल जाता है। मगर अवाइड में मेरा अकाउंट हार्डली 5-10 मिनट में खुल गया। और यूएस मार्केट के अंदर जो है मैं मतलब बाई सेल करने वाला था ना, उनकी कोई मतलब एक मैं अमेजिंग मतलब मुझे बहुत अच्छा हुआ। और मेरी बेगम मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि जी मेरा अकाउंट खुलवा कर दें। तो मैं ऑफिस से आया हूँ, मैंने कहा देखो बेगम ये आपका अकाउंट खुल गया, अब जो आपको इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट करें। अच्छा मजे की बात ये है उसके अंदर मादा कार्ड भी आप यानी जो आपका एटीएम कार्ड है उससे भी आप चार्ज अप कर सकते हैं और बैंक ट्रांसफर से भी कर सकते हो। तो ये भी एक बड़ा बेहतरीन मामला है। और जब मैंने कोशिश की, अभी मैंने खरीदा नहीं है मगर मैंने अमाउंट डाला हुआ है इसमें और अच्छा अमाउंट डाला हुआ है। तो मैंने खरीदा नहीं है मगर मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने अमाउंट मतलब कुछ खरीदने की कोशिश की यूएस के हवाले से, तो वो मुझे रियालों में भी बता रहा था। तो दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि बाद दफा लोगों का जहन जो है ना खाली रियाल में रुपयों में इस तरह से चलता है। तो ये एक मुझे पॉजिटिव लगा। अगेन आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी स्पेसिफिक ऐप। आज मैंने साहम से भी खरीदा सिर्फ इस वजह से कि जी मुझे ये हो कि भाई मैं प्रेजेंटेशन में बता सकूं। तो मैंने साहम से, जो मैंने आपको बताया गोल्ड की एटीएम, मैंने साहम से लिया। तो दरैया से भी मैं खरीद रहा हूँ, दरैया से भी बेच रहा हूँ और अवाइद को भी मैंने ट्राई किया। तो अगेन ये मैं टेस्टिंग करता हूँ ताकि फिर मैं आप लोगों को फीडबैक दे सकूं। हो सकता है कि मेरे से ज्यादा ऐप जो है लोगों को पता हो और वो बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
पाकिस्तान के हवाले से एयरवाई गोल्ड है, वो दे रहा है। अगेन स्प्रेड का मसला है, काफी लोग जो हैं वो उसके अंदर स्प्रेड का बता रहे हैं। और क्या कहते हैं, इंडिया में तो बहुत सारे ईटीएफ हैं, बल्कि अभी इंडिया में जो है ईटीएफ में ये मसला आ गया सिल्वर ईटीएफ में कि 10% जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं प्रीमियम ईटीएफ के अंदर। तो जो लोग इंडिया में ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो दे शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मसला ये कि सप्लाई शॉर्टेज है। और बहुत से जो इंडिया के जो ईटीएफ कंपनीज हैं उन्होंने नई इन्वेस्टमेंट छोड़ दी है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो है हमने पहले भी बताया था इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो बहुत से म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं कि जहां पर आपके पास हो सकता है 200 रियाल भी मौजूद ना हो, मगर वो आपको क्या कहते हैं कि आप जो है ना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं और आप जो है ना थोड़े थोड़े 100 रियाल जो है महीने के वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दें किसी स्पेसिफिक फंड के अंदर, जो हो सकता है गोल्ड और सिल्वर का हो। तो वो भी एक तरीका है। बाकी जहां तक टोकेनाइजर वगैरह की बात है तो इस बारे में मेरी नॉलेज नहीं है। अगर किसी की नॉलेज है माइक ओपन करे और बताए कि ये शरिया कंप्लाइंट है या नहीं। मैंने अपने तौर पर कुछ ऐप्स में देखा है कि ईटीएफ जो है वो कुछ ईटीएफ के अंदर बताया हुआ है कि जी ये शरिया कंप्लाइंट है, लाइक GLD इज अ शरिया कंप्लाइंट। मगर बाकी ईटीएफ में मैंने अपने तौर पर देखा कि जी इनके टोटल फिजिकल एसेट्स हैं और इनके पास ऑडिट भी हो रहे हैं, जो कि मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है। तो मैंने उसमें ईटीएफ में काम किया है, मगर ये मेरी हद तक है क्योंकि मेरे जहन ने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया। मगर वो अगर मैं किसी ऐप में देखूंगा तो वो मुझे शरिया कंप्लाइंट नहीं दिखेगा। तो अगेन अगर मैं वो बैठा रहूं तो वो मुझे हो सकता है कि 2 साल 3 साल में भी जो है शरिया कंप्लाइंट ना दिखे, क्योंकि हर जो शरिया कंप्लाइंट बॉडी है वो हर जगह पर काम नहीं कर रही। अगर किसी को बहुत ज्यादा इस हवाले से बहुत ज्यादा मतलब वो इसका एहतियात करता है तो फिर थोड़ा सा स्प्रेड आपको ज्यादा लगेगा। आप जो है बैंकल बिलात के या राजी के या और दूसरे बैंकों के जो गोल्ड वॉलेट है उसमें खरीद सकते हैं। तो उसमें बस ये है कि आपको ज्यादा पैसे लगेंगे खरीदने में और थोड़े से पैसे आपके जाएंगे बेचने में। जी, नेक्स्ट सवाल, या फिर अगर कोई और शरिया कंप्लाइंट के बारे में ज्यादा जानते हैं तो बता दे, या नेक्स्ट सीटिंग में देख लेंगे। मैं ख्याल नहीं, साहब जज़ाकल्लाह खैर में। एहसन भाई। मेरे ख्याल है इस पे तो बात हो गई। एक दो चीज़ें मेरे ख्याल है स्टिल कन्फ्यूजन रहेगी। आई बिलीव के कमोडिटीज़ का सेक्शन डिस्कॉर्ड पे भी और व्हाट्सएप पे दोनों पे एक्टिव है। क्वेश्चन हमारे कंटिन्यू रह सकते हैं और डेफिनेटली मेरा ख्याल है ये जस्ट एक फूड फॉर थॉट था। हमारी डिस्कशंस के लिए जो है वो अवेलेबल हैं, ऐसा में हमेशा ही रहते हैं और बाकी भी मौजूद हैं। तो डिस्कशंस तो उस पे होती रहेंगी, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि लेक्चर से रिलेटेड हो या ऐसी कोई चीज़ जिसमें डिस्कशन चाहिए हो तो वो ज़रूर प्लीज़ पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई स्लाइड से मुताल्लिक है या कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जो हमने बताया है अगर वो समझ नहीं आया हो तो बताइए। हसन साहब को देख रहा हूँ अवायद अकाउंट के हाँ। हवाले से, तो वो किसी भी बैंक अकाउंट को आप यूज कर सकते हैं उसको टॉप अप करने के लिए, अवायद अकाउंट को। अच्छा, तो हमारे मॉडरेटर के एहसान भाई सॉरी एक सेकंड, हमारे मॉडरेटर के अलावा कोई और माइक ओपन करेगा? ऐसा तो नहीं माइक सबका म्यूट है? एक मिनट मैं देख लेता हूँ। नहीं, मैंने सेटिंग अभी चेक कर ली है, लेकिन स्टिल तैमूर भाई आप मौजूद हैं? कोई कोई मैसेज आया है, हेलो, कैन यू एक्सप्लेन। जी सिल्वर टू जी गोल्ड रेशियो। जी जी, सिल्वर टू गोल्ड रेशियो, देखिए ये सिल्वर टू गोल्ड रेशियो मैं दोबारा इसको डिस्कस कर लेता हूँ। एसएम पे सिल्वर टू गोल्ड के लिए चार्ट भी खोल दीजिएगा अगर टाइम मिले तो, ट्रेडिंग व्यू जी पे। जी, वो खुला ये देखेंगे गोल्ड सिल्वर टू गोल्ड रेशियो है। मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में बताना चाह रहा हूँ। देखिए अभी ये 79 चल रहा है ना, ये जो है गोल्ड और सिल्वर का रेशियो है। यानी 79 इस तरह से आप समझें कि आपने 79 आउंस खरीदा सिल्वर का, तो वो एक गोल्ड 1 आउंस गोल्ड के बराबर है। देख लेते हैं, अगर ऐसे ही है तो मैथ तो चलनी चाहिए ना फिर। एक मिनट, देखिए ये 79.303 है, ठीक है।
और हम देखते हैं कि अभी स्पॉट प्राइस जो है ना 53.12 चल रहा है माशाल्लाह सिल्वर की। ठीक है, देखिए ये जो वैल्यू आ रही है ये तकरीबन तकरीबन इसके बराबर है, 4209 अभी चल रहा है, 4212 मैंने कैलकुलेट किया, प्लस एंड माइनस थोड़ा। तो इसका मकसद क्या है कि मैंने अगर आज 79 ऑन्स खरीदे, मेरे पास पहले तो ये इतने पैसे होने चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे पास अगर ये इतने पैसे थे और मैंने 79 आउंस सिल्वर के लिए थे, तो बजाय मैं गोल्ड लेता, बजाय मैं $4200 का गोल्ड लेता, अगर आज मैंने सिल्वर ले लिए तो क्या होगा? अगर ये रेशो डाउन होगा, अगर ये रेशो 60 पे जाएगा, अगर ये रेशो 50 या 55 पे जाएगा, जो कि मैंने चार्ट में दिखाया हुआ है, तो आपको अगर गोल्ड चाहिए तो आप खाली 50 सिल्वर को 1 आउंस गोल्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी जो 50 आउंस वैल्यू है सिल्वर की, वो इतनी हो जाएगी कि आप जो है ना गोल्ड को जो है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। होपफुली मैं आसान अल्फाज में ये समझा पाया हूँ। जिन्होंने सवाल किया था होपफुली समझा पाया हूँ, क्योंकि बार बार ये चीजें रिपीट हुई हैं। तो अच्छा, एक चीज और भी है, हमारे पास जो है ना ये पोल है, मैं आपको पोल दिखा दूं। ये आपको जो है ना जो भी है इसके अंदर 4 डॉट्स आ रहे हैं, इसमें पोल हैं। तो इसमें जो है ना देखिए अटेंडेंस पोल है, तो जो लोग अगर अटेंडेंस लगा सके लगा दें, क्योंकि इनका अगर मेरे पास ईमेल एड्रेस होगा तो इनसे रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। तो ये मैं कर सकता हूँ कि जिन्होंने वोट किया हुआ है तो उनसे मैं आज की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, और वो जो है ना उनको होगा। बाकी आम आवाम के लिए कब रिकॉर्डिंग होगी मैं गारंटी नहीं देता, मगर जो लोगों ने इसको पोल किया हुआ है, ये 3 डॉट्स है, मीटिंग टूल्स के नाम से आ रहा है मोबाइल के ऊपर। तो अगर आप इसको कर देंगे पोल को, तो ये आपकी जरा नवाजी होगी। प्लस ये कि ये पोल का जो है, ये सॉरी, इस सेशन का फीडबैक भी प्लीज आप दे दिएगा। मैं आप लोग के सवाल कंटिन्यू करूंगा, मगर ये आप लोग की हौसला अफजाई है। देखिए हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना, सिर्फ फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए। एज आई टोल्ड यू कि भाई मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है, आप लें ना लें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एजुकेट करें। और मैंने अपनी हिस्ट्री बता दी है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। ठीक है जी, आगे और क्या सवाल आते हैं? फरीद भाई रेज हैंड किया है, लेकिन एक चीज मैं ऐड कर दूं, पोल की वजह से ये भी इम्पोर्टेंट होगा कि हमारे पास और भी कोई एडवांस टॉपिक इसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन हुआ है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट और बेस्ड ऑन क्वेश्चंस फिर जो है वो नेक्स्ट सेशंस भी अरेंज किए जा सकते हैं। एहसन भाई का शुक्रिया कि टाइम निकाल के उन्होंने इतनी एफर्ट की, कितने सर मैंने ज़माने से इसीलिए बैठ के कर इसका जो है रहा ना हूँ। टाइटल ओरिएंटेशन का रखा था, क्योंकि कुछ मेरी जो है ना बहनें और भाभियां, मतलब बहनों से मुराद ये मेरी बहनें तो नहीं ज्वाइन की, मगर मैं भाभियों की बात कर रहा हूँ कि बहुत सी भाभियों ने जो है ज्वाइन किया हुआ है, और बहुत से भाइयों ने ज्वाइन किया हुआ है जिनको इस बारे में नहीं पता था, और अब थोड़ा बहुत पता चल गया है। तो मैं इसको जो है ना हार्ड कोडली बताना चाह रहा था कि पहले ही भाग जाए लोग, अटेंडेंस कम हो जाए। तो हम तो भाई 10 बंदे भी बैठे होंगे, हमारी बात सुन होंगे, हम कन्वे कर देंगे। मगर बात ये है कि अगर आम फहम होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इसको शिरकत कर सकते हैं। जी फरीद साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। थैंक वालेकुम यू सो मच सलाम। फॉर सच अ इंफॉर्मेटिव सेशन। बस एक क्विक क्वेश्चन है, बस ये आपने जो चार्ट शेयर किया था, जो गोल्ड के जो डिफरेंट है, एक में SGOL है, दैट इज $46 समथिंग, और जी एक जी, जो है जी, वो क्या डिफरेंस है, ये समझ में नहीं आया मुझे कि ये अलग अलग कंपनियों के हैं। ये तो जो है ये ना, 40 मतलब ये 40 में एक कैसे हो अबरडीन रहा के नाम से कंपनी है। है? इसका जी आपको सिल्वर भी मिल जाएगा, इसका जो है आपको गोल्ड भी मिल जाएगा। जैसे इसका जो है ना देखिए ये लोगो सेम है, इसका SIVR। SIVR जी है। जी अच्छा जी ये है IAU, ये आई शेयर्स का है। आई शेयर्स जो कंपनी है ब्लैक रॉक, जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जी। ये उनका है ब्लैक रॉक। क्या है क्या नहीं है हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, और ना कोई लाइव सेशन में बताया क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। मगर तो इन मैंने ये रखा हुआ है फिलहाल, अबरडीन का जी मैं सिल्वर भी ले रहा हूँ, अबरडीन का मैं गोल्ड भी ले रहा हूँ,
और लोग जो है ये भी इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, iShares के भी इसी तरह से स्प्रॉट एक कंपनी है, वो भी उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी इसी जी। तरह तो से ये ETF प्राइस में है, डिफरेंस ये क्यों है? भी सॉरी, ETF है जी। ये गोल्ड की प्राइस वैसे नीचे $387 है, ऊपर जो है SGOL जो $40 में, डिफरेंस जी क्यों जी है? देखिए, ये जो है 1 आउंस की प्राइस आ रही है $4200, ठीक है ना, और ये सिल्वर की स्पॉट प्राइस आ रही है $53। मगर जब कंपनियां बेचती हैं अपने शेयर, ETF की बात कर रहे हैं हम, जी तो जी। वो जो है ना उसको आसान बना देती है, आसान खरीदारी के लिए बना देती है। क्योंकि हो सकता है किसी के पास एक साथ जो है $4000 तो ना होना, तो वो उसको जो है ना डिवाइड कर देती है। यानी वो जो जो भी उनकी अमाउंट होती है वो कहलाती है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। यानी उनके पास जो है फिजिकल अमाउंट का जो है एक जो भी है मिलियंस के अंदर, बिलियंस के अंदर, तो वो है। तो उसको जो है वो क्या कहते हैं, उसके जी शेयर्स जी। बनाते हैं, और वो फ्रैक्शंस, शेयर्स हाँ। जो है ना वो फिर जो है डिवाइड हो जाते हैं। तो हम्म। ये इसका मकसद ये नहीं है कि $40 में आपको 1 आउंस गोल्ड मिल रहा है, नहीं, ये हो सकता है कि 1/10 हो या 1/100 हो जो हम्म। टोटल आउंस का। सही वो सही। अगेन डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इसका कितना डिवीजन हुआ है। हम्म। और लेकिन वो सही। मैंने आपको परसेंटेज में जो जी, डिफरेंस उधर आएगा वो ऑलमोस्ट इतना ही होगा, प्रॉफिट में या लॉस में जो भी होगा। तो ये फायदा है इसका। ठीक। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, और थैंक यू कुदूस भाई बताने की, क्योंकि बागावत चीजें निकल जाती है। जो ETF आपकी स्पॉट प्राइस से मैच कर रहा है या उससे बढ़कर चल रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से ETF आप देखेंगे कि वो मैच नहीं कर रहे, स्पॉट प्राइस कहीं और जा रही है और उनका जो है ना रेट कम जा रहा है, या उनका रेट बहुत ही ज्यादा है। अब जैसे ये SLVR है, बहुत से भाइयों ने ये खरीदा हुआ है, और आज ही ये 5% दिखा रहा है। मगर मसला ये है कि इस ETF के अंदर फिजिकल सिल्वर भी है, और इसके अंदर माइनर्स भी है शामिल, माइनिंग, जी जी। माइनिंग कंपनीज भी शामिल हैं। तो जब माइनर्स की जो स्टॉक है वो भागते हैं, तो ये आप देखें 3% से भी ऊपर भागा हुआ है। मगर जी ये जी जी। माइनिंग कंपनी के स्टॉक गिरेंगे, खुदा ना खास्ता, जो S&P वाला या नैस्डैक का अभी बीच में हुआ था मामला, तो ये जो है $2 नीचे गिरा हुआ था, जबकि उस वक्त सिल्वर के स्टॉक बढ़े हुए थे। तो हम्म। pretty much ये पॉइंट आउट करने का कि ये जो है ना आपकी जो चेंज है, ये आपको देखना है कि उसके साथ साथ चले तो अच्छा। हम्म। अच्छा, दूसरी बात ये मिनिमम जो है, हम यानी कि ऐसे गोल्ड या सिल्वर है 40.15 है, तो मिनिमम हम यही कर सकते हैं या इससे कम भी कर सकते हैं? मतलब सर, जैसे आप फोर्टी ये कह पॉइंट रहे हैं हाँ, गोल्ड, तो इसमें ये तो मिनिमम देखिए यानी, रेट ज्यादा हो रहा है, आप लिमिट लगा के खरीद ले। नहीं नहीं, यानी कि एक ETF जो है इसका ही होगा, इतने का ही होगा, ये क्या है? हाँ, ये तो देखिए ये मिनिमम यूनिट बन गया है ये ना, अगर मिनिमम है आपको इस जी। कंपनी से चाहिए तो ये मिनिमम यूनिट $40 का है। चालीस अभी ये डॉलर 2 दिन पहले $38 का मिल रहा था। बढ़ तो गई। इसी तरह से ये जो है कल $48 का हुआ था, आज जी, पचास आज डॉलर बढ़ का गई। हुआ हुआ। तो जी मगर ये कि ये मिनिमम अमाउंट आपको खर्च करनी पड़ेगी, ये वो बिटकॉइन वाला चक्कर नहीं है कि जी वो ठीक। 1/10 और 1000 और पता नहीं क्या क्या वो आप शुरू। यानी कि वही इनका यही है कि 50.56 का एक होगा, जी फिर जी 50.56 का जी दूसरा होगा, इस जी तरीके से। जी 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 ठीक। आई तो गॉट ऐसा इट। नहीं वो, थैंक यू। साल थैंक भर यू। के लिए जो है वो गोल्ड की कमेटी डाल लें। हर वो महीने सिर्फ थोड़े की थोड़े बात कर रहे हैं ना, आपसे वहां से जी, SIP के लिए आसानी। या फिर जी कभी कभार ये होता है कि अगर कोई अमाउंट है, लेट सपोज अब हम सऊदी अरब के हिसाब से बात करें कि बहुत सारी एक पेमेंट्स हैं जो कंटिन्यूअस पेमेंट्स होती हैं, लेकिन वो एक चंक में देते हैं, कभी फ्लैट रेंट की या फिर लेवी की। तो क्या हम्म। उनको इन सब में किया जा सकता है यूज? सर क्या कहते हैं आप? मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अभी तो देखिए मार्केट बढ़ रही है ना, मगर खुदा ना खास्ता ये घट गई ना, तो फिर वो 6 महीने और साल भी ले सकती है ना रिकवर करने के लिए। रेट हो सकता है कि आ जाएगा, मगर इससे बेहतर देखें, मैंने पहले भी बहुत लोगों को बताया है, वो सुकूक के हवाले से बताया है। सुकूक इज लेस रिस्की इन टर्म्स के सुकूक शरिया कंप्लाइंट है, पहली बात तो ये है।
बैंक में जो है एक बंदा पैसे लगा रखता है, उससे जो रिटर्न आ रहा है, एफडीआई कर रहा है, वो एफडी कर रहा है, सॉरी, फिक्स डिपॉजिट कर रहा है, तो उससे रिटर्न आ रहा है, उससे बहुत बेहतर जो है ना सुकूक। क्योंकि जो कंपनीज मार्केट में काम कर रही हैं, और काफी डिटेल में बता चुका हूँ मैं ग्रुप्स के अंदर, फिर भी किसी को चाहिए होगा बाद में बता दूंगा, अभी टाइम जाया नहीं करूंगा। तो उन वो जो है ना मार्केट से पैसे लेती है, यानी जो इन्वेस्टर है उनसे पैसे लेती है, और उसके अगेंस्ट जो है ना एक बॉन्ड दे देती है, और उसका जो है ना एक रिटर्न होता है। अच्छा, अब ये सारी शरिया कंप्लाइंट है, इनके पास सारे फतावा वगैरह मौजूद होते हैं। और क्योंकि लोग कहेंगे कि जी वो ये तो फिक्स हो गया, फिक्स 10% के मिल रहा है, फिक्स 5% के मिल रहा है, क्योंकि अगेन वो आपको पूरा फिर या तो डिटेल में समझे और उसके हिसाब से, तो वो जो रिटर्न है, अब अगर जैसे मैंने इस महीने जो है अपना रेंट दे दिया, और मुझे पता है कि मेरे पास ये बीच में अगर खुदा मतलब इंशाल्लाह कि अगर बोनस के पैसे आ रहे हैं या कोई और अमाउंट मेरे पास रखी हुई और मुझे 9 महीने के बाद देनी है या 6 महीने के बाद देनी है, तो सुकूक भी एक मैं ऑप्शन है कि ये 6 महीने बजाय इसके कि आप बैंक में रखे पैसे, आप वो सुकूक में लगा दे कि आपको उसके अंदर रिटर्न भी मिल जाएगा। बाकी अगर किसी को फिजिकल मेटल की पूरी नॉलेज है और वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहता है तो बिस्मिल्लाह। उमर शाह साहब, अस्सलाम जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। छोटा सा ही क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने ये पूछना था कि सारे ईटीएफ की प्राइसेस, आई डोंट थिंक मुझे भी आंसर मिला यहाँ पे, से साहब ने दिए कि सब ईटीएफ की प्राइसेस सेम नहीं होती, जी जी, एंड इट डिपेंड्स ऑन द ऑफरिंग रेशियो, कि लाइक कोई ईटीएफ हो सकता है कि वो 1/10 ऑफर कर रहा है और दूसरा कोई हो सकता है वो 1/5 ऑफर कर रहा है, इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसकी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको दिखाई है, मगर अगर आप इसके अंदर इसकी अगर कंपनी की इंफॉर्मेशन देखेंगे ना, तो उसके अंदर जी, ये बताया हुआ है कि ये जो है कितना बड़ा फंड है, ये जो फंड है ये कितना बड़ा है। तो जो जैसे एसएलवी का फंड है, ये ब्लैक रॉक का है, या आईएयू का फंड है, ये बहुत बड़ा फंड है। आप इसकी देखिए 35 मिलियन शेयर जो है डेली ट्रेड हो रहे हैं, मगर ये जो मैं ओके, काम कर रहा हूँ इसमें 2 मिलियन के ट्रेड हो रहे हैं खाली। तो ये बहुत छोटा है इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर। ये जो है बहुत बड़ा फंड है। इसी तरह से इसका भी यही मामला है। तो अगेन वो कितना बड़ा फंड है, उसके कितने शेयर्स उन्होंने इशू किए, उसके हिसाब से फिर वैल्यू कम ज्यादा होती है। कम ज्यादा होता है, ठीक ठीक, जी जी थैंक यू सर, ओके सर, थैंक यू। एक चीज़ थोड़ी-सी ऐड करना चाहूँगा ऐसे में, अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, एक तो ये कि जो अलराजी वॉलेट है और एसएनबी या रियाद बैंक, स्पेसिफिकली मैं केएसए के लिए बात करूँ, तो इनके नंबर ऑफ ट्रेडिंग आवर्स ज़्यादा हैं डेली के हिसाब से, और अगर आप यूएस मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या इवन सऊदी अरब मार्केट में अलबिलाद ईटीएफ, तो उनके ट्रेडिंग आवर्स रिलेटिवली कम होंगे। ये एक बात तो है, लेकिन ये ज़हन में रखने की है कि वो जो स्प्रेड रेशियो है ना, दोनों की बाइंग एंड सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है, वो अच्छा खासा बड़ा है। तो एक जगह हम बहुत थोड़े से परसेंटेज प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह हम अच्छी खासी अमाउंट उधर ही लॉस कर दें, तो ये एक थोड़ा-सा मुनासिब डिसीजन नहीं होगा। तो इस पे थोड़ा-सा देखना चाहिए ज़रूर। बाकी ये ज़रूर है कि हैंडी है, एप्लीकेशन पे भी मौजूद है और बहुत ईज़िली हो जाता है, लेकिन जैसे आपने अभी बताया कि दूसरी एप्लीकेशंस हैं जहाँ ईज़िली बाय सेल हो जाता है, और वैसे भी हम उसको डेली बाय एंड सेल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। एक एक ये तो एक जनरल अप्रोच है कि इसको थोड़ा-सा हमारी इन्वेस्टमेंट का एक पोर्शन होना चाहिए। तो ये भी ध्यान में रहे सबके। जी जी, बिल्कुल। अवैस साहब, आपका सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एहसन भाई। एक तो जज़ाकल्लाह वालेकुम। खैर कि आप लोगों ने इतना एफर्ट किया, अल्लाह आपसे बहुत राज़ी हो सबसे। आमीन आमीन। बड़ी खैर की बात है ये। एहसन भाई, बस मैं डायरेक्ट ही पूछूंगा बात। सऊदी मार्केट के अंदर, जो कि मैं बिल्कुल अभी बिगिनर हूँ, इनिशियल हूँ, मैं मतलब मैं अब शायद जीरो जी से भी जी नीचे बैठा हुआ हूँ। लेकिन मैंने ये कि मतलब मैंने जो सऊदी मार्केट में देखा है वो अल बिलाद गोल्ड वाले हैं, गोल्ड का है, ईटीएफ है। सिल्वर का हम्म। एसेट मैंने कोई देखा नहीं, मतलब हमारे पास रिकमेंडेड ऑप्शन क्या है? मतलब आई वुड बी डायरेक्ट, सीधी बात है। तो अगर सऊदी मार्केट में ही मैं रह के करना चाहूँ तो हमारे पास अच्छी ऑप्शंस में क्या है? मतलब अल बिलाद के अलावा या और कोई और, या अल बिलाद ही गुड है? काइंडली इसमें नहीं, थोड़ा अगर गाइड। देखें वही वाली बात है कि डिजिटल वॉलेट में तो मैंने मेरी नजर नहीं गई है कि कोई सिल्वर ऑफर कर रहा हो।
और फिर वही रह जाता है ऑप्शन कि आप फिजिकल की तरफ चले जाएं, मगर उसमें फिर प्रीमियम्स लगेंगे। मैं तो यही मेरे कहूंगा ख्याल कि में अगर ईटीएफ आप में कोई देखिए नहीं है, सऊदी मार्केट में बैठे हैं ना, तो ईटीएफ में कोई नहीं है संडे, जी सऊदी मार्केट में ईटीएफ भी नहीं है कोई सिल्वर का ना। वही मैंने बात की कि मेरी नजर से नहीं गुजरा है कि कोई ईटीएफ मौजूद हो। वो मौजूद है गोल्ड का, मगर सिल्वर का नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपके पास तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, आपके पास अगर अकामा है, सऊदी मार्केट में है, या इवन गल्फ में कोई भी है, उन लोगों के लिए बहुत आसान है कि आप जो है अवाइद, सहाम या दरैया के अंदर जो है अपना अकाउंट खुलवा लें। इवन अगर आपका एसएनबी का या कोई और कहीं और भी है, तो अब तो हर ब्रोकर ही जो है आपको यूएस मार्केट का एक्सेस दे रहा है। आप खाली उनकी वेबसाइट तो खोलें, आपको मिल जी जाएगा। सही मतलब सही। मतलब हर रियाद बैंक, सारे जजीरा सब सब दे रहे हैं। तो आपके लिए तो बहुत आसानी कि यूएस मार्केट, क्योंकि मुझे ये पता है कि बेचारे पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए रसाई बहुत मुश्किल है यूएस मार्केट तक की, मगर वो किसी ना किसी तरीके से तगो-दो कर कर जो है खुलवाते हैं। और उनके यहाँ पर तो आप कमीशन फ्री जो है वो करने का मौका मिल रहा है, यूएस मार्केट में इतना बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है, तो उसमें आप ले ईटीएफ करें काम, कोई मसला नहीं। जी ठीक है जी। और सऊदी मार्केट के अंदर गोल्ड के अंदर जैसे अल बिलाद वाले हैं, उसको सर बस इसमें बात वही है, बिल्कुल ले सकते हैं, वो आप जी। काम कर सकते हैं, मगर उसके अंदर स्प्रेड ज्यादा है। देखिए अच्छा सही। मैं आपको वो उधर से दूर नहीं करना चाह रहा, मगर उसके अंदर स्प्रेड ज्यादा है। तो ये एक मसला रहेगा आपको कि आपको जो है ना, खरीदने के वक्त ज्यादा देना पड़ेगा पैसा, और बेचने के वक्त ज्यादा देना पड़ेगा। मगर आप कहते हैं कि यार ये मेरे लिए सेफ है, तो बिल्कुल रखें, मगर उसके लिए फिर आप लंबे अरसे के लिए रखेंगे ना, तो फिर आपको फायदा होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन में फिर वो फायदा नहीं देगा। जी ऐसे में बहुत शुक्रिया जी आपका, जज़ाकल्लाह जी। सही सही। अच्छा, जिशान नईम साहब है। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वालेकुम आवाज़? सलाम। वालेकुम जी जी, आ रही है आपकी आवाज। जी एहसन भाई, मेरा बहुत बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ। और वो ये है जी कि जी मतलब मैं अगर फिजिकल मार्केट से गोल्ड बाय करता हूँ, और ये जो 2-3 प्लेटफॉर्म्स थे, ऑब्वियसली ग्लोबली मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होंगे, मैं सिर्फ सऊदीया की तवज्जुद से उन्होंने तैमूर भाई ने रिप्लाई दिया था। तो क्या जी जी। फ़र्क है? बेसिक क्या फ़र्क है? क्योंकि अगर मैं फिजिकली जाके किसी गोल्ड शॉप से खरीदता हूँ और फिर मैं सेल करता हूँ, या मैं किसी ऐप के थ्रू, ये जो 2-3 ऐप्स बताई हैं इसके थ्रू करता हूँ, तो बेसिक क्या फ़र्क है इसमें? फ़ायदा क्या है? देखिए मैंने ये कवर किया था पॉइंट, मगर फिर मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। जब आप फिजिकली कोई चीज लेने जाते हैं, चाहे वो सिल्वर हो या गोल्ड हो, आपको जो है उसके अंदर ऊपर अमाउंट देनी पड़ रही है। वो उसको अपने कमीशन चार्जेस लगाकर बेचते हैं, या एडमिन चार्जेस लगाकर बेचते हैं, या मेकिंग चार्जेस लगाकर बेचते हैं। हम खाली बिस्किट की बात कर रहे हैं, ज्वेलरी की बात नहीं कर रहे। मगर उसके ऊपर भी वो अपना कमीशन चार्ज कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूं, रियाद की मार्केट से मुझे एक कोट मिला, एक 5 ग्राम का गोल्ड का जो है पीस 75 रियाल ऊपर ले रहा था वो। और बाकी लोग भी आपको बता देंगे, आप खाली मार्केट जाएं तो मालूम करें। तो ये जो है 1 आउंस मैं लेने गया था गोल्ड, और मुझे वो कह रहा है कि 1 आउंस तो है नहीं, और 5 ग्राम या 10 ग्राम का जो है वो 75 रियाल वो लगा रहा है। अगर एक आउंस के अंदर 31.1 ग्राम होता है, तो आप सोच लें कि मुझे कितने ऊपर देने पड़ रहे हैं, अगर मुझे उस मालियत के लेना पड़ रहा है। अच्छा, ये तो है अपनी जगह पर कि ये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है प्रीमियम जब आप खरीद रहे हैं। जब आप बेचने जा रहे हैं, तो जो भी स्पॉट प्राइस होगा, उस पे वो कह रहा था कि 4% मैं डिडक्ट करूंगा टोटल अमाउंट का। यानी आप जो है अगर 1000 की चीज बेचने जा रहे हैं, तो आपको 40 रुपए जो है उसके अंदर डिडक्ट हो रहे हैं। अच्छा तो एहसन ये भाई, है। मैंने वैसे पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है इसका मालाबार गोल्ड का ना। तो जब मैंने बाय किया था 50 ग्राम, तो उन्होंने एक दफा मेरे से 75 रियाल एक्स्ट्रा चार्ज किए कि जी ये हमारी कोई स्टैम्प प्राइस है। मैंने कहा अच्छा यार जो जी भी है। जी तो जी वो जी। मैंने 75, लेकिन 50 ग्राम पे। तो एक दफा दोबारा फिर बाय किया तो वो 50 रियाल। मैंने उनको बोला यार ये कम करो, मैं ऑलरेडी जो प्राइस है वही दूंगा। तो खैर वो 50 पे भी मान गए। तो मतलब वो थोड़ा बार्गेनिंग भी था उसमें, और वो मान भी गए। और नहीं, सेलिंग पे मगर ऐसा नहीं, एक्स्ट्रा तो सेलिंग पे जा रहा उन्होंने है ना। कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं अब किया, जो प्राइस थी वही ली मेरे से। जी जी, वही मुझे। वही बात है कि एक्स्ट्रा अमाउंट तो जा रहा है ना। अब हाँ जो हम दूसरी चीज बात कर रहे हैं कि भाई ये जो एप्लीकेशन आपको बताया जा रहा है, तो ये एप्लीकेशन खुद इटसेल्फ इज नथिंग।
मतलब वो बेसिकली आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि उसके ऊपर आप अपना यूएस अकाउंट बनाएं और यूएस अकाउंट के अंदर फिर आप ये जो है, ये जो मैंने आपको बताया है कि ईटीएफ खरीद सकते हैं। तो ईटीएफ इज लाइक अ डिजिटल गोल्ड। तो वो जो है आप खरीद रहे हैं यूएस की मार्केट में। तो ये जो 3 नाम दिए, 4 नाम दिए, कई नाम है। और हर कंपनी ही, मतलब जो ब्रोकरेज कंपनी है, एसएनबी है, बाकी एएनबी है, खलीमा, सबके पास जो है ना ग्लोबल अकाउंट मौजूद है। तो आपको बीइंग अकामा होल्डर, आपको रसाई मौजूद है यूएस मार्केट की, और यूएस मार्केट से हम ईटीएफ खरीदेंगे। और इसमें सिर्फ आपको कमीशन लगेगा। और उसमें भी 2-3 ऐप के नाम हमने बता दिए, बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, कोई समझेगा मार्केटिंग कर रहे हैं। तो उसके अंदर कमीशन ही नहीं लग रहा, यानी वो पे भी नहीं देने पड़ रहे आपको, और आपके पास चीज मौजूद है। आप और मजे की बात ये है कि ये जो यूएस मार्केट है, ये शाम के 4:30 बजे से शुरू होती है और रात के 11 बजे तक चलती है। तो अगर किसी की दिन की शिफ्ट है तो उसको वो झंझट भी नहीं है, वो शाम में आए, आराम से नाश्ता वाश्ता करे और फिर जो है ना वो खरीदे और बेचे। तो ये भी एक जो है ना टेंशन नहीं रहेगी किसी को। और ये खाली ईटीएफ की बात नहीं है, अगर किसी को यूएस स्टॉक्स के अंदर भी काम करना है तो वो उसके लिए तो बहुत ही आसान है ये सारा मामला। अच्छा एहसान भाई, आई एक और बात होपफुली जी जी बताइए। जी 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 एहसान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये बता दिया। तो वो बात तो असल में ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो थोड़ा बहुत डैमेज था वो ऑलरेडी हो गया है। मैं मतलब वो आपसे एक वैसे ही सजेशन मांग रहा हूँ, एक एडवाइस नहीं है, एक सजेशन है कि अगर मतलब मैंने मार्केट से प्रीमियम फिजिकल गोल्ड खरीद लिया है अभी, मतलब सऊदीया मार्केट से, जी इफ जी। तो मतलब उसका रेमेडिएशन क्या है? मतलब अगर मैं मतलब ऑनलाइन शिफ्ट होना चाह रहा हूँ और मेरे पास अगर कोई फिजिकल एसेट पड़ा हुआ है, तो मैं मतलब उसको कम से कम लॉट्स पे किस किस प्लेटफॉर्म पे उसको मैं दे दे सकता हूँ या सेल कर सकता हूँ, अगर आप मुझे गाइड कर दें तो। देखिए, सेल तो वो डीलर ही खरीदेगा आपसे, क्योंकि आपके पास रसीदें हैं, तो वो डीलर ही खरीदेगा। हम्म, और असल ऐ- मसला जो है ना अ- वो खरीदने वाला मामला है, ऐसा क्योंकि ऐसा वो आप ऑलरेडी कॉस्ट बेयर कर चुके हैं। तो ऐसा में मैं जी तो कुदूस भाई थोड़ा आप बता दें। प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ इस पे। एक बात तो ये है कि कभी भी ये मेरे ख्याल है, ऐसा मैंने बार बार रिपीट किए, आप लोगों ने अगर नोट किया हो शुरू में भी, कि किसी भी चीज़ को फौरन सुन के अपना कोई डिसीजन मेजर चेंज नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा पहले फेमिलियर हों जो प्लेटफॉर्म्स है और वो सारी चीज़ें, उसके बाद अपना इन्फॉर्म डिसीजन खुद लें। क्योंकि ये अगर आपने एक चीज़ पहले से एक्वायर करके रखी हुई है और फिर आप एकदम से किसी बेसिस पे डिसीजन चेंज करेंगे तो फिर कहीं का नहीं रहता आदमी। इसलिए थोड़ा-सा पहले प्लेटफ़ॉर्म्स को देख लें। 2-3 जी जी चीज़ें हमें ज़रा समझनी चाहिए। एक तो ये है कि यहाँ पे अवेयरनेस सबसे पहले ये कि भई ये एक ऑप्शन है कमोडिटीज़ का, और उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड बताया है कि गोल्ड एंड सिल्वर के क्या-क्या यानी फ़ायदे हैं, ओवरऑल हिस्टोरिकल बताया। फिर उसके बाद ये है कि भई गोल्ड में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि क्या-क्या ऑप्शंस हैं। कुछ ऑप्शंस हमारे पास ईज़ी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। उससे थोड़े से रिलेटिवली हमें शायद मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन चूँकि हमने यूज़ नहीं किए हुए गोल्ड यूएस मार्केट के, तो थोड़ा-सा लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन दे आर मच बेटर। बट उनमें भी कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस डिफरेंट बताए हैं डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के। तो ये हमें पहले इस प्रोसेस हम एक दफ़ा बाय सेल से गुज़र जाएँ, फिर उसके बाद देखते हैं। क्योंकि बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न शुरू हो जाता है कि भई एक जगह आपने फिज़िकल का ये तो महँगा है, ये शायद लग रहा हो, लेकिन दूसरी जगह लोगों को ये भी होता है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता एकदम से एग्ज़िट पे जाना पड़ जाए, तो अब उस वक़्त सेलिंग कैसे करेंगे, ऑनलाइन कैसे वो करेंगे, वो बहुत सारे कंसर्न हो जाते हैं। फिज़िकल में तो ये है कि चलें भई अगर मेरे पास डिक्लेरेशन है तो मैं लेकर जा सकता हूँ, अगेन उसकी अपनी लिमिटेशंस होगी। तो उसमें थोड़ा-सा भी यानी मामला ये आ जाते हैं कस्टम्स, जी। क्योंकि इंडिया का कस्टम्स अलग है और पाकिस्तानी कस्टम्स अलग है। तो उसमें एक अमाउंट होती है, वो वहां तक अलाउ करते हैं, फिर उसके बाद जो है आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ये बट भी किसी भी समझ लें। छोटे सेशन की बेसिस पे जो है ना फौरन डिसीज़न ना लें, थोड़ा-सा ब्रेक लेके करें, एग्जैक्टली इसलिए exactly. देखिए, ये अवेयरनेस सेशन है, हमने आपको सारे ऑप्शन दिखाने हैं, बताने हैं। डिसीजन फिर आपको सोच समझ कर लेना है सर, ये असल चीज है। जी सर, ये बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने बात की। वो मैं जस्ट इसीलिए मैंने कहा कि ये एक
एडवाइस नहीं है, एक तरह की सजेशन है। मैं मतलब फ़ौरन इंशाल्लाह कंक्लूजन पे जंप नहीं करूँगा। उसी से मेरा एक और रेलेवेंट क्वेश्चन फिर रेज़ हो गया, अगर मैं आपका टाइम ना लूँ, वो ये है कि दैट मीन्स कि अगर मतलब हम फाइनल एग्ज़िट पे खुदा ना ख़ास्ता कोई भी बंदा जा रहा है, तो ये जो 3, 4, 5 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो जिस पे हमने मतलब ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की हुई है या अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो वो डेफ़िनेटली दैट मीन्स कि वो पेरिशेबल हैं, वो ख़त्म हो जाएँगे। वो एक्सेसिबल नहीं देखिए, है ग्लोबली। नहीं नहीं, देखिए ये तो अच्छी चीज हो गई ना। अभी जो है रिसेंटली ये न्यूज आई है कि आप जो है इवन विजिट वीजे पे बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसके अलावा जो है सीएमए ने ये जो है अब इसकी पूरी रेगुलेशन भी आ जाएगी कि जो जो पहले रेसिडेंस मतलब रखे हुए थे और वो अब फाइनल एग्जिट पे जा रहे हैं किसी भी वजह से, तो वो अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हैं। मतलब उनको सारी लिक्विडेट नहीं करना पड़ेगा, बेचना नहीं पड़ेगा। तो आपका ये जो अकाउंट है ये एज इट इज ही मेंटेन रहेगा, और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं भी आप मौजूद हैं तो आप वहां से इसको मैनेज कर सकते हैं ऑनलाइन। सिर्फ आपको ये बताना पड़ेगा कि जी मैं अब रेसिडेंट नहीं हूँ। थोड़ा बहुत आपका जो है ना एडमिन चार्जेस लगेंगे। एडमिन चार्जेस से मुराद ये है कि एक तो ये है कि आपको जो भी डिविडेंड वगैरह मिलने होंगे तो वो 5% उसके अंदर टैक्स कटेगा एज ए नॉन रेसिडेंट। फिर दूसरी बात ये है कि कोई अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आपको इंटरनेशनल कॉल करनी पड़ेगी सपोर्ट के लिए, क्योंकि जाहिर बात है फिजिकली तो आप अवेलेबल नहीं। मगर आप जब उनको बताएंगे कि जी मैं नॉन रेसिडेंट हूँ, तो फिर वो उसी हिसाब से उनको ख्याल भी रखना है आपको। ऐसे में वैसे ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये वाला। और उसके अलावा एक और कॉमन क्वेश्चन है, जैसे ही आप किसी से भी गोल्ड की बात करें, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि गोल्ड पे तो ज़कात देनी पड़ेगी। तो भाई उसूली तौर पे तो जो आपके पास पैसे रखे हुए हैं एक्स्ट्रा, उस पे भी ज़कात बनती है। बिल्कुल गोल्ड पे कोई एक्स्ट्रा बिल्कुल। ज़कात नहीं बनती। लेकिन एक जनरल मिसकंसेप्शंस में ये आ जाती है। लेकिन उस एक एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर कहूँगा कि लेट्स सपोज़ किसी को एकदम से जाना पड़ जाए या फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। हम उसके इंतज़ार में साल गुज़र जाता है, 2 साल गुज़र जाते हैं, 3 साल गुज़र जाते हैं, इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे होते हैं। इन्वेस्ट तो करें, जब वो टाइम आएगा उस वक़्त लिक्विडेट करके जो आपका प्रॉफ़िट होगा वो लेके फिर बेशक आप कन्वर्ट करके जैसे भी कर लें, वहाँ जाके दूसरा कोई ऑप्शन होगा, दूसरी जगह से इन्वेस्ट हो जाएगा। बट ये जो बहुत सारे बैरियर्स हम इस इन्वेस्टमेंट से पहले लगा के रखे होते हैं ना, उसकी वज़ह से तो काफ़ी पीछे रह जाता है। तो अरे इसको ये थोड़ा-सा इतनी फनी बात है। मैंने और तैमूर ने अकाउंट खुलवाया दरैया के अंदर, और हमने जो है ना ये लिए थे, और ये जो है ना उस वक्त 300 का 303 का चल रहा था, या जीएलडी या कुछ इस तरह का था। उस वक्त जो है हमने लिया और इसको भेज दिया, क्योंकि वो उस वक्त जरा सा डिस्टर्ब चल रहा था मामला। हमने कहा यार चलो ठीक है, टेस्टिंग वो खत्म। असल मेरा मकसद क्या था कि ये मैं बेचकर मैं फिजिकल गोल्ड लूंगा, फिजिकल सिल्वर लूंगा। और बस अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मैं ऐसा बिजी हुआ कि मैं जा ही नहीं पाया। उसके बाद मैं दुनिया में और जगह ट्रेवल कर गया, मगर मैं गोल्ड मार्केट नहीं जा पाया। और उसकी वजह से इतनी बड़ी जो बोट है वो मेरी मिस हो गई। मतलब अगेन अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी कमाया है वो है अपनी जगह पर, मगर बाज दफा ऐसे छोटे छोटे रीजन बन जाते हैं जिसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मैं इतने अरसे से सोच रहा था कि यार ये गोल्ड सिल्वर जो है, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन थी मगर एक्शन नहीं था। तो जो आप बात कर रहे हैं ना कुदूस भाई, 2 साल 3 साल की, तो वाकई ये सब पता था, मगर उसके बावजूद जो है मैं लेट हो गया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हुआ, मैंने कहा यार ये लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, एक सेशन जो है अरेंज कर दिया जितना जल्दी हो सका। तो उम्मीद है कि जो इस पे मतलब जिनके लिए शो स्टॉपर था, अब हो सकता है कि आसानियां हो जाए उनके लिए। और एहसान भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि सऊदी मार्केट की थोड़ी सी वो मिल गई, एक्सपोजर मिल गया है, तो पाकिस्तान में जो मतलब बेहतर है ये एयर वाई गोल्ड आप सजेस्ट करते हैं, या मतलब कोई है आपके जहन में? और इस तरह अ, अगर सर अगर पाकिस्तान सर्च करेंगे मिल जाएंगे, मगर मसला ये है कि स्प्रेड का बड़ा मसला है वहां पर, वो रेट नहीं मिलते। स्प्रेड का बड़ा मसला है। और असल मसला ये भी है कि वो जो है ना पाकिस्तानी रुपीस में काम कर रहे हैं। गिर तो देखें डॉलर भी रहा है, मगर डॉलर और सऊदी रियाल जो है पैग हुए हुए, जहां वो है वहां पर वो है। मगर मसला ये है कि आप अगर सऊदी रियाल से पाकिस्तानी रुपयों में अगर वहां पर है पैसे, तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। मगर अगर आप सऊदी रियाल से
पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट कराएंगे और फिर खरीदेंगे तो वो जो उसकी करेंसी डेप्रिसिएशन है वो मारेगी आप। तो देख लें क्या हो सकता है बेहतर। ठीक है, किसी और का सवाल है? ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं, अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ ले ताकि फिर ये कंक्लूड कर लें सेशन। मेरा ख्याल है कंक्लूड करते हैं हसन भाई, और जी मैं जी चैट बिल्कुल। सेक्शन में जो है वो व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, और डिस्कॉर्ड पे भी कनेक्ट कर लें, काफ़ी सारे लोग माशाल्लाह अस्सलाम करते वालेकुम। रहते हैं। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम कुद्दूस भाई, वालेकुम वालेकुम सलाम उवैस भाई। हसन भाई। हाँ, क्या हाल है, जी खैरियत से? वालेकुम। बस एक एक अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक सजेशन शेयर कर रहा था। मेरे ऑफिस में कोलीग हैं, वो जो है क्या करते हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। वो कहते हैं मैं हर महीने जो है सैलरी पे 1 ग्राम गोल्ड लेके रख लेता हूँ। 1 ग्राम 2 ग्राम जितना भी होता है, मैं काफी सालों से मेरी प्रैक्टिस यही है कि हर महीने सैलरी से 1 ग्राम 2 ग्राम गोल्ड लेके और मैं अपने पास फिजिकली करता रहता हूँ, बच्चों की एजुकेशन के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। वो कोई शेयर मार्केट इसी में नहीं करते, लेकिन वो ये स्ट्रेटेजी रेगुलर रखते हैं। नहीं बिल्कुल इस तरह का है। और अगेन वहीं उनकी जो बथाकी मार्केट से डाइवर्सिफिकेशन है कहते हैं वो मैं 1 नहीं है। ग्राम का या 2 ग्राम का कॉइन लेके बथाकी मार्केट से जो कैश पे डील करते हैं वहां से मैं लेके रख लेता हूँ, बस हर महीने वो सही है अवैध भाई, प्रैक्टिस है मगर तो बात उसकी। ये हाँ, देखें डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हर चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसे नहीं लगा रहे तो उसकी भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आप खाली गोल्ड खरीद के रख रहे हैं तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आप रियल एस्टेट में खाली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और एज के साथ और जो है अगर ये आप सारी इन्वेस्ट चीजें ही नहीं चेंज कर रहे, होती हैं। मतलब जब आपकी एज बहुत ज्यादा होती है तो फिर आपको लो रिस्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, हाई रिस्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, परसेंटेज आपकी कम करनी है। अब वो कर रहे हैं माशाल्लाह, एक अच्छा उनका रिटर्न बना है। मगर फिर बात ये आ जाती है फिजिकल सिक्योरिटी। अब उन्होंने ये आपको बस बताई आप अल्लाह के बंदे हैं, नेक बंदे हैं, मगर अगर किसी गलत बंदे को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो फिर वो के लिए परेशानी हो जाएगी। सही है ना? तो ये हर चीज की एक कॉस्ट है। तो माशाल्लाह देखें, असल चीज ये देखें उनकी इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी है, आई डू अप्रिशिएट। मगर अगर खाली वो गोल्ड में हाँ। सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी एक कंसंट्रेशन है। सुदूस भाई सॉरी, आप अपना पॉइंट बता दें, क्या कह रहे थे? नहीं मैं तो सिर्फ ऐड कर रहा था कि जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा वो भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर रहा है। जी जी हाँ, बिल्कुल। सही बात है। सर मैं इतने सालों रहा हूँ ना, मतलब सिर्फ जो है वो मैं बता रहा हूँ ना कि रियल एस्टेट में जो भी कर दी इन्वेस्टमेंट, और मैं अपने आप को धर्म खान समझता था। मगर जब ये पढ़ा है और चीजें समझ में आई हैं तो फिर मैंने कहा यार मैंने आधी जिंदगी तो ऐसी गुजार दी। तो उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि यार एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके अंदर मतलब एजुकेट किया जाए लोगों को और खुद भी एजुकेट हुआ जाए। अब इस सेशन के लिए और जो बाकी सेशन हुए हैं उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है पीछे। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे भी फायदा है और बाकी जो लोग जोड़ रहे हैं हमारे साथ उनको भी फायदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें हसन भाई, जज़ाकल्लाह खैर। आपका टाइम सिर्फ 2 घंटे का नहीं, आप तो पता नहीं कितने घंटों से मेहनत कर रहे हैं पिछले दिनों से। तो आपके टाइम की तो हम सिर्फ आपको जो कमीशन अल्लाह से मिलेगा इंशाल्लाह उसका ही हम कह सकते हैं। बाकी अल्लाह आमीन आपको जज़ाए आमीन खैर दे। बहुत आमीन शुक्रिया आमीन। हसन भाई। थैंक यू हसन भाई, थैंक जज़ाकल्लाह यू खैर कुदूस हसन भाई, भाई, थैंक फॉर यू जज़ाकल्लाह ज्वाइनिंग खैर। अस। जज़ाकल्लाह, थैंक यू हसन भाई, थैंक यू कुद्दूस भाई, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। जज़ाकल्लाह फॉर द अल्लाह सेशन। हाफिज। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।